लगातार 5 के अराउंड क्वेश्चन का नंबर रिवॉल्व कर रहा है इस चैप्टर से। एस में भी था, मैंने बोला डीएनए डुप्लीकेट, आपने बोला एस। मैंने बोला सेंट्रियोल डुप्लीकेट, आपने बोला एस। मैंने बोला मैक्सिमम ऑर्गेनेल डुप्लीकेट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें आपने बोला जीवन में। लेकिन सेंट्रियोल का नंबर डबल है सर, ये देखो, ये देखो डबल हो गया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज देखे होगा आपने, ऐसे करके एकदम फट से मारता है तो किसी के पेट में ऐसे गया तो वैसे जाता है, तो जिधर जाता है उसके ऑपोजिट साइड में हैंड जाता है। सेम होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स appear like bouquet of flowers, that's why they are called as bouquet stage of meiosis। bouquet stage के बारे में बात चले, आप बोल देना लेप्टोटीन। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हो तुम सब लोग? आई होप तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत भयंकर तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर नीट 2027। अगर नीट के वक्त अगर ऐसा छोटा एक चैप्टर हो जो तुम्हें 5 क्वेश्चन देके जाए, 6 क्वेश्चन देके जाए, बोलो यार 2.5 घंटे में 5-6 क्वेश्चन कवर होना मामूली बात नहीं है। तुम 2.5 घंटे दे दो, ये 5 क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, गारंटी के साथ बताता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं, पास्ट रिकॉर्ड बोल रहा है। सेल साइकिल एंड डिवीजन है चैप्टर का नाम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज छोटा चैप्टर है बट बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है। अगर आप देखोगे 25 में 3, 24 में 4, 23 में 6, 22 में 4, 21 में 5, लगातार 5 के अराउंड क्वेश्चन का नंबर रिवॉल्व कर रहा है इस चैप्टर से। तो मैं आपको बोल रहा हूं नेक्स्ट 2.5 घंटे बस आप बैठ के ये चैप्टर सुन लो, प्रॉपर नोट्स बना लो, और 5 से 6 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जा रहा है नीट 2027 में। अगर ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से 110% आंख बंद करके एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल साइकिल एंड डिवीजन। इसके पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का वन शॉट आया था, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बच्चों का मैसेजेस आया कि सर एकदम 4.5 आवर्स 5 आवर्स के अराउंड में इतना बड़ा चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया। लेकिन आज मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा हूं, 2.5 से 3 घंटे के अंदर आपका ये चैप्टर भी बहुत इजी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था उसी तरीके से ये चैप्टर भी आपके ग्राफ्स पे आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले एक सेल अगर है तो वो सेल आखिरकार सर डिवाइड क्यों करता है? उसका ऐसा क्या मजबूरी है, ऐसा क्या नेसेसिटी है कि वो डिवाइड करेगा? सबसे पहला सवाल का जवाब आपका ये देना चाहता हूं कि सेल इसलिए डिवाइड करता है ताकि उसका नंबर बढ़े। जब सेल का नंबर बढ़ेगा तब एक ऑर्गेनिज्म ज्यादा डेवलप होगा। ऑब्वियसली आप, मैं, हम सब लोग एक सिंगल सेल से स्टार्ट किए थे। हमारा जर्नी एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था जिसका नाम आप जानते हो, मैं जानता हूं, जाइगोट। That was a single cell from where your and my life started। वही जाइगोट में मल्टीपल डिविजन्स हुआ अलग अलग तरीके से, वहां से ट्रिलियंस ऑफ सेल बना, एंड आज तुम मैं ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए। तो हमेशा जर्नी सिंगल से शुरुआत होता है, याद रखना, चाहे लाइफ का हो चाहे किसी और चीज का हो, ठीक है? तो ये जो सेल है, ये सेल डिवाइड तब करेगा जब इसका ग्रोथ होगा। तो सबसे पहला चीज द मोस्ट utmost important thing is for a cell to divide is to cell। तो सेल डिवाइड करने से पहले करता है सेल ग्रोथ। देखो ध्यान से देखो, ये सेल इस साइज का था, सेल ने ग्रो किया और अपना साइज बढ़ाया। सेल ग्रोथ का मतलब है कि सेल का साइज बढ़ जाना। जब सेल का साइज बढ़ेगा अब ये सेल आराम से 1 से 2 हो जाएगा। आपने क्या बोल दिया? सेल ने सेल डिवीजन कर लिया। तो सेल डिवीजन के पहले प्री रिक्विजिट क्या है? आप बोलोगे सर सेल का ग्रोथ होना। तो सेल का ग्रोथ फॉलोड बाय सेल डिवीजन। अगर सेल ग्रो नहीं करेगा तो क्या सेल डिवाइड कर पाएगा? आप बोलोगे नो सर, नहीं कर पाएगा। तो जानिए रीजन क्या है कि सेल आखिरकार क्यों डिवाइड करता है। इस चीज का रीजन 2 लोगों ने दिया, ठीक? लेकिन उसके पहले 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन आपके जीवन में आता है, देखना ध्यान से। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या है? माइटोसिस का मतलब यह है कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। मियोसिस का मतलब क्या है कि ऐसा सेल डिवीजन जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो आज के बाद 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन आपके जीवन में, एक जहां पर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दूसरा सेल के अंदर जो डिवीजन हो रहा है उसके कारण क्रोमोसोम नंबर आधा हो रहा है। तो आपने क्या बोल दिया? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि सेल का क्रोमोसोम नंबर सेम है। कोई इक्वेशन अगर LHS इक्वल टू RHS होता है तो आप क्या बोलते हो? द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट? सिमिलरली ये सेल डिवीजन को इसलिए इक्वेशनल बोला गया, माइटोसिस को इसीलिए इक्वेशनल बोला गया क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पे कोई चेंज
नहीं है। लेकिन वही मियोसिस को आपने बोल दिया रिडक्शनल डिवीजन, बिकॉज क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, हाँ या ना। ठीक, अब देखो व्हाई डज अ सेल डिवाइड, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए दो रीजन आया। पहला रीजन आता है टू रिस्टोर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड सरफेस वॉल्यूम रेशियो। पहले अपन समझते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो आखिर है क्या, देखना ध्यान से। यह है एक सेल, उस सेल के अंदर अगर मैं आपको न्यूक्लियस दिखाना चाहता हूं तो मैं इस तरीके से न्यूक्लियस बना सकता हूं, लाइक दिस। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने आपसे ये बोला कि मुझे बताओ ये न्यूक्लियस के अंदर वॉल्यूम कितना है, तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया Vn से, राइट। मैंने पूछा इस सेल का टोटल वॉल्यूम क्या है, तो आपने बोल दिया सर लिख दो इस तरीके से Vc। ठीक, मेरे को अगर लिखना हो Vn और Vc, Vn का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, Vc का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सेल। अब मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, देखना, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं Vn अपॉन Vc, मतलब वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सेल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि ये जो है द लिक्विड फिल्ड स्पेस, ये लिक्विड क्या है, ये लिक्विड आपने बोल दिया, ये फ्लूइड आपने बोल दिया साइटोप्लाज्म। मैंने बोला आपसे कि मुझे साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बोलो, तो आप बोलोगे Vn अपॉन न्यूक्लियस का वॉल्यूम माइनस कर दो फ्रॉम द सेल वॉल्यूम, हाँ या ना। तो दिस इक्वल्स टू Vn अपॉन V साइटो, यस और नो, हाँ या ना। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। और इसी चीज को ही बोला जाता है बेटा Ki, मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। जब सेल का ये Ki डिस्टर्ब हो जाता है तब सेल का आवश्यकता हो जाता है, नेसेसिटी हो जाता है कि वो सेल डिवाइड करे। सर कैसे डिस्टर्ब होगा, देखना ध्यान से। अगर नॉर्मल छोटा सेल था, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम बढ़ा, तो बोलो जब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा क्या ये Ki डिस्टर्ब होगा, बिल्कुल कम होगा या ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर Ki कम हो जाएगा, क्यों सर, बिकॉज नीचे वाला फैक्टर ज्यादा, मतलब ओवरऑल जो ये फैक्टर है वो कम। तो जैसे ही Ki कम होता है वैसे ही वो सेल क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। तो देखो ध्यान से, यहां पर माइटोसिस ऑकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ द सेल। Ki of small cell is very high as they have less cytoplasm। ये पॉइंट भी आपको पता चल गया, ये पॉइंट भी आपने जान लिया, शायद आपको समझ में आ गया, पहला रीजन। दूसरा आता है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सेल ड्रॉज द मटेरियल्स नीडेड फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड ग्रोथ फ्रॉम द सरफेस, मतलब किससे लेता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस लेता है, हाँ या ना। आप बोलोगे यस सर। व्हेन द सेल ग्रोज इन साइज, जब सेल का ग्रोथ होता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर देन द सरफेस एरिया। ये इसमें मैथमेटिक्स है। सेल का जब वॉल्यूम बढ़ेगा, जिस रेट में वॉल्यूम बढ़ेगा उस रेट से सरफेस एरिया नहीं बढ़ पाएगा। वॉल्यूम बढ़ने का रेट सरफेस एरिया बढ़ने का रेट से ज्यादा है। उसी के वजह से क्या होता है, एक स्टेज आता है व्हेन द सरफेस एरिया बिकम्स इनसफिशिएंट टू ड्रॉ द रिक्वायर्ड मटेरियल, एंड तब सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर देता है, हाँ या ना। अंदर पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया कि अब बाउंड्री भी काम नहीं कर रहा है, तब बताओ देश एक्सपैंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। बांग्लादेश, वी आर वाचिंग फॉर यू। ठीक है, देखो ध्यान से, सेल साइकिल। अब सेल साइकिल के बारे में आप बात करना। सेल साइकिल के बारे में अगर आप बात करोगे तो आप क्या बोलोगे, सेल साइकिल कुछ और नहीं है सर, एक साइक्लिक इवेंट है। जब एक सिंगल सेल है वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद वो सेल डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले सेल डिवाइड करने से पहले मैंने आपको क्या बोला, क्या प्री रिक्विजिट है, आप बोलोगे सर सेल ग्रोथ करना। सेल किस तरीके से ग्रोथ करना है, देखना, ये है सेल, ये सेल ने ग्रो किया, कब ग्रो किया, इंटरफेज में ग्रो किया। अब यहां पर शब्द आ गया बेटा इंटरफेज। इंटर शब्द का मतलब होता है दो लोगों के बीच में, फेज मतलब होता है ड्यूरेशन। तो इंटरफेज वुड्स ड्यूरेशन के बारे में आप बात कर रहे हो, जब एक सेल डिवाइड कर चुका है, अब नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट होगा, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको आप क्या बोलते हो, इंटरफेज। तो एक सेल ने ग्रो किया, कब ग्रो किया, ड्यूरिंग द इंटरफेज। क्या यहां पर आप एक से दो सेल देख सकते हो, द आंसर इज नो, सर हम नहीं देख सकते। बट इस स्टेज में हम ये देख सकते हैं कि ये जो सेल था इसने ग्रोथ किया, मतलब ड्यूरिंग इंटरफेज आप ये चीज बोल सकते हो दैट द ग्रोथ ऑफ द सेल टेक्स प्लेस, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार सेल ने ग्रो कर लिया, अब सेल क्या करेगा, अब सेल अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। और आपको एक शब्द बोल रहा हूं न्यूक्लियस को डिनोट करने के लिए, यू यूज द वर्ड कैरियो, एंड कैरियो के साथ काइनेसिस शब्द का मतलब होता है सेपरेशन या डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस का डिवीजन। तो देखो ध्यान से, जो एक न्यूक्लियस था अब सेल के पास कितना हो गया, दो न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सेल डिवीजन के वक्त सबसे पहले हुआ आपका कैरियोकाइनेसिस, लेकिन उसके भी पहले हुआ सेल का ग्रोथ।
सेल का ग्रोथ हुआ आपके इंटरफेज में, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ द सेल इटसेल्फ कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। साइटो शब्द का मतलब होता है सेल, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, मतलब फाइनली सेल डिवाइड हो गया इनटू टू पार्ट्स। शायद आपको समझ में आया बेहतरीन तरीके से। तो बताओ एक बार, सबसे पहले सेल क्या करेगा, डिवाइड करने से पहले तैयारी करेगा, अपना ग्रोथ कराएगा, मतलब इंटरफेस। इंटरफेस के बाद सेल अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ऑर्डर आए आराम से लिख देना, आंख बंद करके लिख देना, हाँ या ना। अब आ जाओ, ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस फर्दर 3 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है, दैट इज G1, S एंड G2। सर व्हाट इज G1? G स्टैंड्स फॉर व्हाट? G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ या गैप, दोनों हो सकता है। क्यों सर ग्रोथ बोला आपने? बिकॉज इस स्टेज में आप देख सकते हो ग्रोथ ऑफ द सेल इज टेकिंग प्लेस। सर गैप क्यों बोला? बिकॉज इंटरफेस नाम दिया मैंने, इट इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव डिवीजन, हाँ या ना। तो ग्रोथ बोलो या गैप बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एस फेज। एस फेज का मतलब क्या होता है सर? एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। सर आपने सिंथेसिस किस रेस्पेक्ट पे नाम दिया इसका? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए का डुप्लीकेशन होता है यहां पर, डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज या एस फेज, राइट। G2 मतलब हो जाता है गैप 2 फेज। अरे हाँ या ना, समझ में आया? गैप 1 सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेज, मतलब G1, S एंड G2 फेज। तो ये तीनों किसका सब फेजेस हो गया या सब स्टेजेस हो गया? आपने बोल दिया सर इंटरफेस का। चलो समझ में आ गया सर, इंटरफेस बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया इंटरफेस। अब बताओ सर, इंटरफेस के बाद आप कैरियोकाइनेसिस कराओगे, मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। मैंने बोला बिल्कुल। अब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस में कौन से स्टेजेस आता है ये बता दो, बिल्कुल आ जाओ। डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस आता है बेटा प्रोफेज सबसे पहले, फॉलोड बाय मेटाफेज, फॉलोड बाय एनाफेज एंड देन टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब न्यूक्लियस का डिवीजन है, मतलब दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ योर वेरी गुड कैरियोकाइनेसिस। G1, S, G2 ये सब आपका किसका पार्ट है? इंटरफेस का पार्ट है, हाँ या ना। शायद बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना बेटा, ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस एक्चुअल फेज है जहां पर सेल खुद डिवाइड कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? इट इज द एक्चुअल डिवीजन फेज, हाँ या ना। एक्चुअल डिवीजन फेज जब सेल खुद अपने आप में डिवाइड कर रहा है, राइट। और इसी को ही बोला जाता है एम फेज। एम मतलब माइटोटिक फेज, हाँ या ना, ठीक है। तो एम फेज या डिवीजन फेज इज दैट एक्चुअल फेज व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग, बी इट द न्यूक्लियस, बी इट द सेल इटसेल्फ। खुद न्यूक्लियस भी डिवाइड हो सकता है, खुद सेल अपने आप में भी डिवाइड हो सकता है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन आपने बोल दिया सर कैरियोकाइनेसिस, सेल का खुद का डिवीजन आपने बोल दिया साइटोकाइनेसिस, हाँ या ना। तो देखो कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड किया 2 पार्ट में। अब न्यूक्लियस 2 हो गया एक सेल के अंदर, बताओ अब क्या सेल खुद डिवाइड करेगा? यस सर। सो व्हाट यू विल से कि सेल खुद डिवाइड किया मतलब साइटोकाइनेसिस। अगर मुझे इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? देखना, सेल साइकिल में 2 फेज, एक जब प्रिपरेशन करेगा मतलब इंटरफेज, जब एक्चुअली डिवाइड करेगा उसको आप क्या नाम दे दोगे? एम फेज या डिवीजन फेज, हाँ या ना। इंटरफेस के अंदर आप क्या बोलोगे? 3 स्टेजेस होता है, 3 सब स्टेजेस हो सकता है, दैट इज G1, S एंड G2 फेज, राइट। जब सेल एक्चुअली ग्रोथ करा। अब देखो एम फेज में 2 पार्ट आ जाएगा, एक बोलोगे आप जब न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब कैरियो काइनेसिस, जब सेल का खुद का डिवीजन मतलब साइटो काइनेसिस। दिस टू आर द पार्ट ऑफ व्हिच फेज? एम फेज। अब कैरियोकाइनेसिस में देखो आप बोलोगे सर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड लास्ट में जब टीलोफेज। तो देखो ये चार्ट के फॉर्म में भी आपको बना दिया और ये डायग्रामेटिकली आपको समझा दिया। इसके बाद आप आओगे तो देखो ये होता है टोटल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सेल। किस तरीके से होता है? आप अगर देखोगे सेल का मैक्सिमम टाइम जो होता है बेटा वो इंटरफेज में रहता है। सेल इंटरफेज मतलब जब वो तैयारी करता है, और इस चीज को आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो बेटा कि आपका जो मेन एग्जाम है नीट का, सुनना ध्यान से, आपका जो मेन नीट का एग्जाम है वो है 3 घंटे का, 3 घंटे का। लेकिन उस 3 घंटे के लिए आप 2 साल पूरा तैयारी करते हो। 11th और 12th जो ड्रॉपर बच्चे देख रहे हो वो 1 साल पूरा तैयारी करते हो, 365 डेज देते हो आप फॉर दैट एग्जाम, फॉर दैट 3 आवर्स। मतलब वो एक्चुअल टाइम है जब आपका डिसीजन होता है कि आप मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो। उसके लिए आपने 1 साल या 2 साल कुर्बान किया अपना। तो हमेशा तैयारी ज्यादा होता है,
तैयारी का ड्यूरेशन ज्यादा होता है रेदर देन द ड्यूरेशन ऑफ योर एक्चुअल एग्जाम। आई बात समझ में? तो यही होता है सेल के साथ भी। देखना ध्यान से, ये जो है बेटा, ये मैंने जो बनाया, दिस इज द टाइम व्हेन द सेल इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। मैंने क्या बोला? इट इज द टाइम व्हेन द सेल इज प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। देखना, दिस इज द G1 फेज, दिस इज द S फेज, दिस इज द G2 फेज। हाँ या ना? G1 S G2 फेज। गजब, मिला के आपने क्या नाम दे दिया? बहुत बढ़िया, इंटरफेज। राइट नाउ देखो, अब एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट हुआ सेल का। आपने बोला सर एक्चुअल डिवीजन क्या नाम है इसका? आपने मेरे से पूछा, मैंने बोला एम फेज नाम है इसका। कह दो बेटा, कह दो, एम फेज। हाँ या ना? एम फेज में भी दो फेज, एक जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा मतलब कैरियोकाइनेसिस। हाँ या ना? एक जब सेल खुद डिवाइड करेगा मतलब आप बोलोगे साइटोकाइनेसिस। देखो, कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोफेज, फॉलोड बाय मेटाफेज, देन एनाफेज एंड लास्ट में आपका टीलोफेज। सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ योर कैरियोकाइनेसिस। तो ये देखो साइक्लिक इवेंट चल रहा है। मतलब यहां पर अगर एक सिंगल सेल आया था, सिंगल सेल एंटर किया था फ्रॉम हियर, वो पहले ग्रो किया, ग्रो करके यहां आता है, देखोगे इतना बड़ा हो गया। हाँ या ना? अब यहां से उसका डिवीजन चालू हुआ एंड इसके एंड में वो इस तरीके से दो सेल बना दिया। राइट अब ये दो सेल इंडिविजुअली अलग अलग साइकिल में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द होल बॉडी। तो ये है बेटा एक ओवरव्यू ऑफ योर सेल साइकिल। साइक्लिक इवेंट है, गोल गोल चल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। नेक्स्ट देखो, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि ड्यूरेशन क्या है सर, कितना दिन चलता है, कितना टाइम चलता है, कितना आवर्स चलता है। आप बोलोगे एक ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में 24 घंटे लगता है लगभग। 24 आवर्स इट टेक्स फॉर अ ह्यूमन सेल टू डिवाइड। 24 आवर्स में मैंने बोला आपसे 95% टाइम वो तैयारी में बिता देता है बेटा, प्रिपरेशन में बिता देता है। आपने बोल दिया इंटरफेस में बिता देता है सर। गजब, 95% ऑफ योर सेल which is about to divide spends its time upon preparation। प्रिपरेशन करने में टाइम वो जो है अपना खर्च करता है। वही अगर मैं एम फेज की बात करूं, जब वो एक्चुअली डिवाइड कर रहा है, इट इज जस्ट 1 आवर, मतलब 23 घंटा वो तैयारी करता है, बस 1 घंटा वो एक्चुअल में डिवाइड करता है। कितना गजब। वही मैंने आपसे पूछे ईस्ट, आप जानते हो व्हाट इज ईस्ट? रिवाइज करो, पढ़ा चुका हूं मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। पहला मेरा वन शॉट था जीवन का। हाँ या ना? आपके नहीं, मेरे जीवन का पहला वन शॉट था वो। ईस्ट 90 मिनट्स, 1.5 घंटे के अंदर डिवाइड कर जाता है बेटा। तो ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल आपको क्या समझ में आया कि वेरी करता है, सेम नहीं होता हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए। इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। सेल टाइप टू सेल टाइप एनसीईआरटी में लिखा है बेटा। मतलब क्या है इसका? मतलब कोई सेल तो डिवाइड भी नहीं कर पाता। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एग्जाम्पल न्यूरॉन आपका नहीं कर पाता डिवाइड, सेंट्रियोल नहीं है बेचारे के पास, मैच्योर न्यूरॉन नहीं है उसके पास, सेंट्रियोल नहीं डिवाइड कर पाता। तो सेल टू सेल डिपेंड करता है कि वो डिवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखो, ये मैंने बनाया था आपके सामने, यही है पूरा का पूरा। सबसे पहले देखो ध्यान से, बिटवीन टू इंटरफेस जो आता है वो क्या आता है बेटा? आपका एम फेज। तो फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज को क्या बोलते हो? इंटरफेस। या मैं ये भी बोल सकता हूं एम फेज जो है दो सक्सेसिव इंटरफेस के बीच का है। बिल्कुल सही बात। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं दो एम फेज के बीच का क्या आ जाता है? आपका इंटरफेस। देखो ध्यान से, फेजेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज कॉल्ड एज द इंटरफेस। ये प्रीवियसली बोला जाता था इसको रेस्टिंग फेज, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आया कि इस फेज में एक्चुअली हो क्या रहा है, इसलिए नाम दे दिया गया रेस्टिंग फेज। बाद में पता चला कि इसी में जो है, जो चेंजेस है पहले विजिबल नहीं था माइक्रोस्कोप में, बट ये वही टाइम है सेल जब सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। द मोस्ट एक्टिव फेज मेटाबॉलिकली सेल रहता है इन इंटरफेज। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव मतलब सेल वहां पर गजब का कैटाबॉलिज्म, गजब का एनाबॉलिज्म करता है। आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद क्यों। क्योंकि तैयारी के पहले, जंग लड़ने से पहले सेल अपना पूरा प्रिपरेशन करके रेडी रहता है। आप भी सबसे ज्यादा स्ट्रगल तब करते हो जब आप प्रिपरेशन करते हो, लेकिन 3 घंटे बाद, उस 3 घंटे के बाद आप उस पार पहुंच जाते हो मेडिकल कॉलेज के। हाँ या ना? तो सिमिलरली 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल क्या होता है बेटा? इंटरफेज होता है।
गजब। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस या सब फेजेस। सबसे पहले G1 फेज, देखो ध्यान से, ये रहा G1 फेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ फेज और गैप फेज फर्स्ट, आपको बता दिया क्यों। इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, देखो ध्यान से, ये है एम फेज और ये है एस फेज, इसके बीच का टाइम है बेटा कौन, गैप फेज 1 G1। या इसको आप बोल सकते हो माइटोसिस होने के बाद, मतलब पोस्ट माइटोटिक, या डीएनए सिंथेसिस के पहले, मतलब प्री सिंथेटिक। इसलिए बोल दिया आपने पोस्ट माइटोटिक फेज या प्री सिंथेटिक फेज। सबसे लॉन्गेस्ट होता है एंड मैक्सिमम सेल ग्रोथ देखा जाता है आपके एम फेज, एम बोल G1 फेज में। इवेंट क्या क्या होता है यहां पर ध्यान से देखो। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस गजब हो जाता है। सर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस क्यों चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होता है जिनका डुप्लीकेशन, जिनका नंबर आप जब तक डबल नहीं करोगे तब तक वो सेल आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों सर? जरूरी है, ये चीज बहुत जरूरी है फॉर द सेल टू डिवाइड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट, मैक्सिमम ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन यहां पर हो जाता है बेटा। उसके अलावा साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है एंड ग्रोथ ऑफ द सेल हो जाता है ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है सेल का। क्या सर गैप 1 फेज को अपन स्किप नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा। आपने गैप 1 फेज को अगर स्किप कर दिया तो सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा बेटा। हर एक सेल अपने हर एक स्टेज अपने आप पे बहुत ज्यादा नेसेसरी है। नेक्स्ट एस फेज, आपने क्या बोला, ये देखो गैप 1 फेज, ये देखो सर G2 फेज, गैप 2 फेज, उसके बीच का ड्यूरेशन मतलब एस फेज, या आप बोल सकते हो पोस्ट G1 या प्री G2 फेज। तीनों समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। क्या क्या इवेंट होता है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है ये वाला जो सबसे मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है, FAQ लिख रहा हूं मैं। व्हाट इज FAQ? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आप जानते हो अगर वन शॉट देखते हो तो। डीएनए रेप्लिकेशन होता है यहां पर न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है। तो मैं अगर आपसे बोल दूं यहां पर डीएनए अमाउंट जो था वो 2C था, या ऐसे था 2 पिकोग्राम मानो, तो बताओ एस फेज के बाद G2 में कितना होगा? आप बोलोगे 4 पिकोग्राम, माइक्रोग्राम, सॉरी। आई बात समझ में? सो डीएनए का अमाउंट जो है अगर 2 था तो वो 4 हो जाता है यहां पर। मतलब इन शॉर्ट क्या, इन शॉर्ट डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है सर। कहां पर? इन एस फेज। इस फेज के बाद डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है जिसका एक्टिविटी होता है, 12th में आप पढ़ोगे अच्छे से। नेक्स्ट साइटोप्लाज्मिक डीएनए रेप्लिकेशन होता है एनी फेज ऑफ द सेल साइकिल में, बट मेन जो न्यूक्लियर डीएनए है उसका डिवीजन होता है, उसका डबलिंग होता है इन दिस फेज। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, सर हिस्टोन प्रोटीन क्यों चाहिए? आपने तो पहले भी प्रोटीन किया था सर, यहां पर भी तो जो आपका G1 था वहां पर भी प्रोटीन सिंथेसिस किया था, बट अलग से यहां पर हिस्टोन प्रोटीन क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो डुप्लीकेटेड डीएनए है उसको भी तो कॉइलिंग करोगे ना, उसका भी तो पैकेजिंग करोगे ना, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन का दरकार आ जाता है बेटा। नेक्स्ट सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, गजब, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सर सेंट्रियोल क्या होता है? स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट के लिए सेंट्रियोल चाहिए, परपेंडिकुलरली होता है, हाँ या ना? वो डुप्लीकेट करता है। वो डुप्लीकेट क्यों करेगा? बिकॉज आगे जाके आपको पढ़ा होगा सेंट्रियोल पोलर साइड चला जाता है, मतलब एक नॉर्थ एक साउथ, और वहां से स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। एक साइड स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से अटैच रहता है, दूसरे साइड सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम से अटैच रहता है। अगर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्रोमोसोम वाला पार्ट देखा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म भी बढ़ता है यहां पर, ग्रोथ ऑफ द सेल भी होता है। समझ में आया? अब आ जाओ G2 फेज या गैप 2 फेज। क्या बोलोगे आप? G2 इज पोस्ट सिंथेटिक या ये पूरा का पूरा माइटोटिक, प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज। किस किस के बीच में गैप? आपने बोला एस और एम फेज के बीच का गैप। शानदार तरीके से याद, क्या क्या इवेंट हो रहा है? अच्छा जल्दी एक बार बताओ। प्रोटीन कहां पर? आपने बोला सर प्रोटीन वहां पर भी था, G1 में भी था, एस में भी था। मैंने बोला डीएनए डुप्लीकेट, आपने बोला एस। मैंने बोला सेंट्रियोल डुप्लीकेट, आपने बोला एस। मैंने बोला मैक्सिमम ऑर्गेनेल डुप्लीकेट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीजें आपने बोला G1 में। सर सेल का ग्रोथ दोनों में, सर साइटोप्लाज्म इंक्रीज दोनों में, हाँ या ना? यहां आ जाओ। सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, सर ट्यूबुलिन प्रोटीन क्यों? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, आपको सेल में सिखाया था। साइटोप्लाज्म इंक्रीज, ग्रोथ इंक्रीज। सो मैं अगर आपसे पूछूं ओवरऑल कौन से फेज है जिसके अंदर सेल का ग्रोथ हो रहा है, आप बोलोगे सर तीनों में। मैंने पूछा कौन सा सेल का फेज है जिसमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, आपने बोला तीनों में। मैंने आपसे पूछा कौन सा सेल है, कौन सा फेज है जब ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, आप बोलोगे तीनों में। कैसे? पहले में नॉर्मल प्रोटीन, दूसरे में हिस्टोन प्रोटीन, तीसरे में देखो यार ट्यूबुलिन प्रोटीन, हाँ या ना? शानदार तरीके से याद हो रहा है चीजें, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं।
जो मेन क्लास में पढ़ाया वही पढ़ा रहा हूं, थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो नोट, एक नोट है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट डीएनए रेप्लिकेशन जो है बेटा वो एक स्पेसिफिक फेज में होता है, और आपको पता है उस फेज का नाम है एस फेज। तो डीएनए रेप्लिकेशन हर एक फेज में नहीं होता, स्पेशली अगर मैं बोलूं आपसे न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन हर एक फेज में नहीं होता, बस और बस एस फेज में होता है। गजब सर, मजा आ गया। अरे इतना बेहतरीन तरीके से चल रहा है चीजें, भयंकर भयंकर मजा आ गया, हाँ या ना। अब देखो यह है सेल साइकिल बेटा। अब if initial amount is denoted as 2c, after S phase it will increase to 4c. However there is no increase in the chromosome number. chromosome number change नहीं होता, मतलब यहां पर अगर मैं 2c लेता हूं, after S phase यहां क्या हो जाता है 4c, जो मैंने आपको बताया। So S phase marks what? DNA replication and chromosome duplication. NCERT लिख देता है chromosome duplication। अब आधे बच्चे समझ नहीं पाते सर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का मतलब क्या है। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन आप बोल रहे हो रहा है, आप बोल रहे हो नहीं भी हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है सर इस चीज का, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता बेटा, क्रोमोसोम नंबर नहीं, वो नहीं होता बेटा, लेकिन साइज बढ़ जाता है। साइज वाले रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी बोलना चाह रहा है बेटा। यहां पर लिखा है क्रोमोसोम डुप्लीकेशन एनसीईआरटी में, आधे लोग सोच लेते हैं नंबर बढ़ना, नो नंबर नहीं, साइज बढ़ना बेटा, साइज बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको, बहुत अच्छे तरीके से आपको यह चीज पढ़ा दिया गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस सब आइडिया के बाद एक एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज क्यूसेंट स्टेज। उसके बारे में अभी चर्चा चल रहा है, क्यूसेंट स्टेज आखिरकार है क्या। इंटरफेस के बाद अब आ जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपन सीखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द जी नॉट फेज। सर यहां पर कहीं पर भी आपने जी नॉट नहीं लिखा, क्या है ये जी नॉट फेज? ध्यान से देखो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्वीसेंट या जी नॉट स्टेज ऑफ योर सेल साइकिल। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, एक बार अगर कोई सेल जीवन में एंटर किया, देखना ध्यान से, सपोज करो कोई सेल जीवन में एंटर किया, यहां से एंटर किया सेल ने, डिवाइड करना, एंड इट इज इन जीवन फेज या जीवन स्टेज, ठीक है। अगर जीवन में एंटर कर गया वो, तब भी उसके पास एक मौका है कि इट कैन विड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, विड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल, सेल साइकिल से विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर एक बार सेल इस फेज में एंट्री ले लिया, अगर इस फेज में एंट्री ले लिया, तो आपको पता है विच इज द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट इवेंट इन इस फेज, आप बोलोगे डीएनए डुप्लीकेशन। एक बार सेल का डीएनए डबल हो जाता है ना, उसके बाद सेल के पास वापस मुड़ने का या एग्जिट करने का कोई मौका नहीं बचता। तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जीवन में आने के बाद भी सेल के पास एक चांस है कि वो सेल साइकिल से बाहर चले जाए, एग्जिट कर जाए या सस्पेंड कर दे, और यहां से अगर इस फेज के पहले वो एग्जिट या सस्पेंड कर दे, इट एंटर्स इनटू अ फेज दैट इज कॉल्ड एज द जी नॉट या क्वीसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल। आई बात समझ में? तो व्हाट इज क्वीसेंट स्टेज? यहां पर द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, द सेल आइदर एग्जिटेड और सस्पेंडेड फ्रॉम द सेल साइकिल। सवाल आता है सेल साइकिल के कौन से फेज से? कह देना बेटा फ्रॉम द G1 फेज। G1 से इस तरीके से बाहर चले जाता है सेल इनटू exit into a suspended state called as the G0 stage. In this stage cells are metabolically active. अच्छा, ये एनसीईआरटी लिख के छोड़ देता है बट समझाता नहीं है। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है कि अभी भी सेल कैसा है, आप बोल देना सर लिविंग है, जिंदा है। उसका मतलब ये नहीं कि यहां से निकल गया तो सेल खत्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। नो, द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। वो सारे लाइफ प्रोसेसेस, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, बट वो डिवाइड बस नहीं कर पा रहा है। एग्जाम्पल बताओ सर इसका। ये देखो बेटा एग्जाम्पल, आपके हार्ट का सेल, आपके हार्ट का जो सेल है, मायोकार्डियम का जो सेल है, वो G0 फेज में रहता है, इट कैन नॉट डिवाइड। तो एक बार अगर आपका मायोकार्डियम डैमेज हो जाता है देन इट इज वेरी हार्ड टू रिवर्स इट। सिमिलरली नर्व सेल इसलिए डिवाइड नहीं कर पाता क्योंकि उनके पास, आपको पता है, मुझे पता है, सेंट्रियोल नहीं होता, उनके पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। उसके अलावा परमानेंट सेल्स ऑफ द प्लांट जो होता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है जो सेल्स, वो भी कैसा होता है, दे आर ऑल्सो इन द G0 फेज। यहां से एंट्री एग्जिट कर जाता है इनटू द G0 फेज। आई बात समझ में? बट इन दिस स्टेज द सेल्स में डिवाइड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेल G0 फेज में चला गया,
उसके पास अभी भी मौका होता है कि वो वापस आ जाए और इस फेज से शुरुआत कर ले, मतलब इट स्टिल हैज द चांस टू एंटर बैक इनटू द सेल डिवीजन। एक एग्जांपल बता दो, आपने सुना होगा जब आपको एनाटॉमी पढ़ाया था मैंने लाइव क्लास में, उसमें आपको बताया था प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, उसका डी डिफरेंशिएशन होता है, रीडिफरेंशिएशन होता है, सुना होगा आपने। वो बनाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेम मतलब डिवाइडिंग सेल्स, हाँ या ना। प्राइमरी मेरिस्टेम था, डिफरेंशिएट हुआ था, उसने क्या बनाया था, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, उसने डी डिफरेंशिएशन हुआ, उसमें डी डिफरेंशिएशन मतलब उल्टा, अब उसने क्या बना दिया, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कैसा है, डिवाइडिंग है। प्राइमरी परमानेंट जो था वो डिवाइडिंग था क्या, वो नहीं था डिवाइडिंग, बट वहां से डिवाइडिंग हो गया, क्यों, बिकॉज सेल अब जी0 से वापस आ गया। यही उसका एग्जांपल है जो एनाटॉमी से आपको लिंक करके मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। अब आ जाओ एम फेज या डिवीजन फेज, मतलब अब एक्चुअली सेल क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। एम फेज इज कैटेगरीली डिवाइडेड इनटू टू फेज, दो फेज आगे बढ़ाऊंगा, दैट इज योर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, बता रखा था। देखो ध्यान से, फेज व्हेन द एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल ऑकर्स, ओनली 5% होता है बेटा, 5% ऑफ द टोटल सेल साइकिल। मतलब अगर 24 घंटा सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन में टाइम लग रहा है, तो 23 आवर्स इंटरफेज में रहता है, ओनली 1 घंटा सेल एक्चुअली डिवाइड करता है। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, क्योंकि इसके अंदर इवेंट्स बहुत ज्यादा है, भले ही समय कम है बट इवेंट्स बहुत ज्यादा है। भले ही 3 घंटा है बट 3 घंटे के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट समेटना है इन योर नीट एग्जाम। समझ रहे हो किससे कोरिलेट कर रहा हूं मैं। स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब कैरियोकाइनेसिस corresponding to the separation of daughter chromosomes and usually ends with the division of cytoplasm या साइटोकाइनेसिस। अब यहां पर गौर करने वाला जो वर्ड है जो एनसीईआरटी मेंशन करता है वो है आपका यूजुअली, वो है आपका ये वर्ड यूजुअली। सर यूजुअली का मतलब अक्सर, मतलब क्या है उसका, अक्सर, हमेशा होता है क्या, नहीं, अक्सर होता है। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कभी एक सेल इस तरीके से था, इस सेल ने अपना एक न्यूक्लियस था, देखना ध्यान से, कैरियोकाइनेसिस किया, 2 न्यूक्लियस हो गया। अब एक्सपेक्टेड ये है अगर हमेशा होता तो इस तरीके से 2 सेल बना देता, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर कोई एक सेल है इस तरीके से जिसके पास 2 न्यूक्लियस बन गया, पॉसिबिलिटी है कि ये 2 न्यूक्लियस भी फर्दर डिवाइड होके 4 न्यूक्लियस बना दे, मतलब सेल अब मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाए। So there is a fair amount of chance that the nucleus divides further after karyokinesis and it becomes what, multinucleated। इसीलिए आप क्या बोलते हो, यूजुअली, हमेशा नहीं, अक्सर। आई बात समझ में। एनसीईआरटी बड़े केयरफुली वर्ड्स क्राफ्ट करता है बेटा, एक वर्ड इधर उधर, मोस्टली, यूजुअली, ऑल, सम, बहुत क्रिटिकल वर्ड्स है बेटा, आपको इन सब वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। यही वर्ड्स है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका, यूजुअली की जगह हमेशा लिख देगा ऑलवेज। सही होगा या गलत, गलत माना जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से, एम फेज या एक्चुअली डिवाइडिंग फेज, ये क्या होता है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 फेज, एक आपका कैरियोकाइनेसिस, दूसरा आपका साइटोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, कैरियो मींस योर न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब होता है बेटा डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन को आप क्या कहते हो, कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट, साइटो वर्ड का मतलब होता है बेटा सेल, सेल का अगर ओवरऑल डिवीजन हो रहा है, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो आप उसको क्या नाम देते हो, साइटोकाइनेसिस। सो मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखना, कैरियोकाइनेसिस यूजुअली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्या ये स्टेटमेंट सही है, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, कैरियोकाइनेसिस यूजुअली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बिल्कुल सही बात है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस 2 टाइप का होता है, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स, आगे फर्दर डिस्कशन में लूंगा मैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अ clear cut lines cannot be drawn between various stages of cell division because it is a progressive and a continuous process। एनसीईआरटी ये लाइन लिख के छोड़ देता है, समझाता नहीं है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता कि प्रोफेज हो रहा है, फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सिक्वेंशियली चल रहा है, आपको दिख रहा है, आप बस इवेंट को नोट कर रहे हो और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस इवेंट को नाम दे रहे हो। क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं है क्योंकि प्रोग्रेसिव है, एकदम से हो रहा है, एक के बाद एक के बाद हो रहा है।
ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोफेज में जाके रुक गया या मेटाफेज में, नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, वो मियोसिस में होता है। बट यहां पर आप क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो बिटवीन ईच फेज, कितना इसका इतना ही ड्यूरेशन होगा, उसका इतना ड्यूरेशन होगा, ये काम आप नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में। अब आ जाओ नेक्स्ट एम फेज या डिवीजन फेज में। ठीक है, एम फेज या डिवीजन फेज का सबसे पहला फेज आ जाता है आपका प्रोफेज। प्रोफेज 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 क्या इवेंट होता है प्रोफेज के अंदर, ये देखो ध्यान से, वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लाइव क्लास में बनाया था, अब मैं दोबारा बना नहीं रहा हूं क्योंकि समय बर्बाद होगा। यहां पर आपको एक फास्ट रिवीजन चाहिए आपके एग्जाम के पहले, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रिकॉल हो जाए। उसीलिए मैंने यहाँ पर बस इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स था, जो स्लाइड था मेरा मेन क्लास का, वही स्लाइड को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हो, जो मैंने खुद बनाया था। ठीक है ना, आज से 2-3 महीने पहले। ठीक है, देखना ध्यान से। प्रोफेज को मैं अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में डिवाइड करता हूं। अर्ली मतलब पहले, लेट मतलब बाद में। देखना ध्यान से, जब मैं अर्ली प्रोफेज की बात करूं, क्या होता है, आपको मैंने बताया था नॉर्मली एक सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा है उसमें कभी भी आपको क्रोमोसोम नाम का चीज नहीं दिखेगा। मतलब यू कैन नॉट ऑब्जर्व क्रोमोसोम इन नॉर्मल सेल्स। क्रोमोसोम आपको कहां दिखता है, क्रोमोसोम आपको डिवाइडिंग सेल्स में दिखता है। और वो स्टेटमेंट मैं आज आपको यहां पर प्रूव करके दिखाऊंगा। देखना किस तरीके से। ये देखो बेटा, दीज आर क्रोमैटिन फाइबर्स। ये क्या है बेटा, आपका क्रोमैटिन फाइबर्स है। ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, ध्यान देना, ये क्रोमैटिन फाइबर्स है, ये देखो न्यूक्लियस है, हाँ या ना। अब क्या होता है, इन क्रोमैटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन होता है, इनका और ज्यादा पैकेजिंग होता है, और अब ये एक डिस्क्रीट यूनिट बनाता है, दे आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम कब दिखना स्टार्ट हुआ, आप बोलोगे प्रोफेज में दिखना स्टार्ट हुआ। प्रोफेज के पहले क्रोमोसोम नाम का कोई चीज आपको दिख रहा था क्या, आप बोलोगे नो सर, नहीं दिख पा रहा था। क्यों नहीं दिख पा रहे थे क्रोमोसोम, बिकॉज नॉर्मल सेल के अंदर क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल सर, राइट। अब देखो ध्यान से, एक बार ये क्रोमोसोम बन गया, अब आप क्या बोलोगे, क्रोमोसोम बना तो बना सर कहां पर, आप बोलोगे इनसाइड द न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस ब्लू कलर का। अर्ली प्रोफेज जब आप देखोगे तब आपको सारे सेल ऑर्गेनल दिख जाएगा प्रॉपर्ली। ये देखो गोल्जी बॉडी, ये देखो यार, सब कुछ दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली। सेंट्रियोल्स जो है एक दूसरे के पास पास है, लेकिन सेंट्रियोल का नंबर डबल है सर। ये देखो, ये देखो, डबल हो गया सर। क्यों डबल हुआ, क्योंकि इस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हुआ था अपार्ट फ्रॉम डीएनए डुप्लीकेशन। याद करो, ठीक। तो सेंट्रियोल का नंबर डबल हो गया सर। अब जैसे ही जैसे अर्ली प्रोफेज से लेट प्रोफेज की तरफ सेल मूव करता है, धीरे धीरे से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट होता है। क्या बोलोगे, क्या शब्द यूज करोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट, टूटना, टूटना स्टार्ट हो गया है, मतलब फ्रेगमेंटेशन हो गया है। और जो ईआर गोल्जी बॉडी बाकी ऑर्गेनल्स था, सब यहां पर गायब हो गया, विजिबल नहीं है, अंडर माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हो इन ऑर्गेनल्स को। अब आप सर ऑर्गेनल्स नहीं दिख रहा है, लेकिन एक ऑर्गेनल दिख रहा है जो डुप्लीकेट हुआ था, नाम नाम नाम, गजब, सेंट्रियोल। लेकिन सर सेंट्रियोल अब अपने एक दूसरे के पास नहीं दिख रहा है। मैंने बोला कहां दिख रहा है, आप बोलोगे सर सेंट्रियोल्स अब अलग अलग पोल्स में पहुंच गया, मतलब एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल। अरे गजब। सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स द पोल, पोल के साइड चला गया है, एक नीचे साउथ पोल तो एक ऊपर नॉर्थ पोल, हाँ या ना। और ये जो सेंट्रियोल है उनके बीच में अब दौड़ रहा है, कनेक्टेड है स्पिंडल फाइबर। ये देखो बेटा जी, स्पिंडल फाइबर। सो स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर जिसके लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए था, वो स्पिंडल फाइबर G2 फेज में हुआ था, याद करो, वो स्पिंडल फाइबर अब इन दोनों सेंट्रियोल के बीच में आ गया है। गजब। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से निकलने वाला इस तरीके से एस्टर रेज, राइट। और आपका जो ये स्पिंडल फाइबर जो कनेक्ट कर रहा है लाइक दिस इज द स्पिंडल फाइबर, इन सब को मिला के आपने नाम दे दिया माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। क्या बोल दिया, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। किस किस को मिला के, एस्टर रेज, सेंट्रियोल एंड द स्पिंडल फाइबर टुगेदर दे आर कॉल्ड एज द माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। शायद समझ में आया आपको। देखना ध्यान से, प्रोफेज, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, पहला स्टेज है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, इनिशिएट हुआ है मतलब स्टार्ट हुआ है। कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट होगा अगले फेज में। देखना, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम कंडेंसेशन। अनटेंगल्ड मतलब अगर उलझा हुआ था वो अब सुलझ गया। आई बात समझ में। देखो क्रोमैटिन फाइबर इस तरीके से उलझा हुआ रहता है लाइक दिस,
वो सुलझ गया इस तरीके से, सुलझ के वो धीरे धीरे क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर दिया है। समझ में आया आपको एनसीईआरटी का लाइन? ठीक है। नेक्स्ट, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल का असेंबली भी स्टार्ट हो चुका है। द सेंट्रियोल नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ऑपोजिट पोल्स की तरफ सेंट्रियोल का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब डिसअपियर हो जाता है अंडर माइक्रोस्कोप, आपको दिखना बंद हो जाता है। गजब सर। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब आप धीरे धीरे सेल किधर जा रहा है, मेटाफेज की तरफ जा रहा है, ये देखो सामने। अब लेट प्रोफेज में कहानी ऐसा था सर, लेट प्रोफेज में हमें ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब चीजें दिखना बंद हो गया था। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। अब देखो सर, लेट प्रोफेज में ये कहानी था, सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स द पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट, और क्या, और आप बोलोगे सारे ऑर्गेनल गायब। अब देखो धीरे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा है सर। अरे गजब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं नहीं दिख रहा है, सच में नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? नहीं दिख रहा है सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है। क्रोमोसोम अब डिस्क्रीट यूनिट बन चुका है, मतलब क्रोमोसोम इस तरीके से अपना शेप ले चुका है, लाइक दिस, ये क्रोमैटिड्स, और बीच में सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पास में एक जगह काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर के पास में एक जगह काइनेटोकोर, उस काइनेटोकोर में जाके लग गया है आपका ये देखो एसएफ, मतलब स्पिंडल फाइबर। अरे गजब, ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ जुड़ गया है। स्पिंडल फाइबर अटैच विद द काइनेटोकोर, क्रोमोसोम बिखरा हुआ है पूरे सेल के अंदर, स्पिंडल फाइबर जाके जुड़ चुका है काइनेटोकोर के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, कंप्लीटली गायब हो चुका है। सेंट्रियोल्स पोल में ही है अभी भी। ठीक, अब कहानी देखो, अब धीरे धीरे जैसे ही जुड़ गया है, अब इनके पास होगा क्या बेटा? आप बोलोगे अब धीरे धीरे जो है क्रोमोसोम्स क्या होगा, ध्यान से देखना। ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स धीरे धीरे खींचना स्टार्ट होगा, बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले धीरे धीरे चलते। चलो अब देखो, स्पिंडल फाइबर दो टाइप का होता है बेटा। एक स्पिंडल फाइबर जो यहां से काइनेटोकोर, फिर काइनेटोकोर से अगेन बैक टू अनदर सेंट्रियोल, इसको आप बोलते हो बेटा डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। एक है जो एकदम सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल कनेक्टेड है, क्या नाम दोगे? कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। सो क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। देखो ध्यान से, अब ये क्रोमोसोम जो था उनका मूवमेंट चालू हो रहा है टुवर्ड्स द इक्वेटर। पहले कैसे थे? सब बिखरे हुए थे सेल में, अब धीरे धीरे उनका मूवमेंट चालू हो गया टुवर्ड्स द इक्वेटर। क्यों सर? इक्वेटर क्यों? बिकॉज इक्वेटोरियल प्लेन है, एक इमेजिनरी प्लेन है इक्वेटर में। आप जानते हो व्हाट इज इक्वेटर? द सेंटर इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली दिस इज द इक्वेटर ऑफ द सेल। ठीक, अब उसी इक्वेटर के अलोंग ये क्रोमोसोम्स धीरे धीरे लाइन अप हो गया है। देखो ध्यान से, कब? मेटाफेज में। और ये प्लेट को आप क्या नाम देते हो? मेटाफेजिक प्लेट। ऑल द क्रोमोसोम्स आर नाउ लाइंड अप एट द इक्वेटोरियल प्लेट, आल्सो कॉल्ड एज द मेटाफेजिक प्लेट। राइट, ध्यान देना, ध्यान देना। उसके बाद ये देखो मेटाफेज, ध्यान से देखो, ऑल द क्रोमोसोम्स आर नाउ क्लियरली विजिबल। बिल्कुल प्रॉपरली ये क्रोमोसोम जो है विजिबल है, दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर में अब आपको अच्छे से। सो इसीलिए मैंने बोला मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम का कैसा अपीयरेंस है, एक्सटर्नली क्रोमोसोम किस तरीके से दिख रहा है, वो आपका सबसे बेस्ट स्टडी होगा। कब? इन मेटाफेज। मैंने शेप के बारे में नहीं बोला बेटा, शेप का स्टडी एनाफेज में होता है, लेकिन मॉर्फोलॉजी का स्टडी जो होता है वो होता है आपके मेटाफेज पे। ध्यान देना, दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप आ जाए तो एनाफेज देना है आपको, आंसर चूज करना है, और मॉर्फोलॉजी आ जाए तो मेटाफेज चूज करना है। सो ये जो क्वेश्चन है, टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, आप देखोगे स्पिंडल फाइबर इस तरीके से शॉर्टन होना स्टार्ट हुआ, शॉर्टन होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही स्पिंडल फाइबर का शॉर्टनिंग स्टार्ट होगा, एनाफेज आ जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। देखना कैसे। सो क्या बोलोगे? द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द मेटाफेज, मतलब मेटाफेज शुरुआत जब होगा। देखो ध्यान से,
लेट प्रोफेज दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन मेटाफेज आते आते गायब हो जाता है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखना बंद हो जाएगा आपके माइक्रोस्कोप में, कह देना मेटाफेज का शुरुआत हो चुका है। हाँ या ना? क्रोमोसोम आर नाउ स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल क्रोमोसोम बिखरा हुआ है। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड इन दिस स्टेज, कंप्लीट हो चुका है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज इजीली स्टडी कर सकते हो। स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, बता दिया था आपको सेल वाले चैप्टर में काइनेटोकोर क्या है, डिस्क लाइक प्रोटीन होता है। ऑल द क्रोमोसोम्स कम टू लाई एट द इक्वेटर, सारे क्रोमोसोम का लाइन अप हो जाता है इक्वेटर पे। मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। ये देखो ध्यान से, इस तरीके से, ये है बेटा आपका सेंट्रोमियर और ये है आपका क्रोमैटिड्स। हाँ या ना? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट? बाय द सेंट्रोमियर। अब देखो ध्यान से, यहां पर आ गया आपका एनाफेज। एनाफेज के पहले लेट मेटाफेज, लेट मेटाफेज में अब अटैच हो चुका है। अब धीरे धीरे पुलिंग स्टार्ट होगा। कैसे पुलिंग होगा? आप बोलोगे ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर और शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। ज्यादा करेक्ट कौन है? शॉर्टनिंग वर्ड। स्पिंडल फाइबर छोटा होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही स्पिंडल फाइबर छोटा होना स्टार्ट होगा, बताओ यहां पर एक टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोलोगे यस सर। अगर मैं इस तरीके से इसको शॉर्टन करना स्टार्ट करूं तो क्या ये खिंचाएगा? बिल्कुल खिंचाएगा सर। उसी तरीके से ये खींचना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये रहा। जैसे ही शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर होगा, स्पिंडल फाइबर था, शॉर्टन होना स्टार्ट हुआ, खट से क्रोमोसोम टूट जाएगा इनटू टू। सर एक यहां पर बच्चों का डाउट आता है, सर कौन सा है क्रोमोसोम? सर ये है क्रोमोसोम या ये है क्रोमोसोम? मैं बोलूंगा बेटा दोनों ही क्रोमोसोम है, दोनों ही क्रोमोसोम है। इसके पास दो क्रोमैटिड, इसके पास सिंगल क्रोमैटिड है, बस इतना डिफरेंस है बेटा। समझ में आया आपको? इसके पास चार क्रोमैटिड है, इसके पास दो क्रोमैटिड है, बस यही डिफरेंस है। दोनों क्रोमोसोम है बेटा, ठीक है? तो क्या बोलोगे? देखना ध्यान से, यहां पर शॉर्टनिंग स्टार्ट हुआ ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, और उसी की वजह से क्या हुआ? देखो ध्यान से, क्रोमोसोम नंबर ये गिनना, यहां पर एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, डिप्लॉयड सेल था, 2n = 2, क्योंकि माइटोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल पे होता है। 2n = 2 था। वो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 हो गया, मतलब 2n = 4 हो गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, डीएनए डुप्लीकेशन तो हमारा कहां पर हुआ था? एस फेज में हुआ था। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहां पर हुआ था? एस फेज में हुआ था। लेकिन क्रोमोसोम नंबर डबल कहां पर हो गया? मतलब 2n = 2 था, हो क्या गया? 2n = 4 इन योर एनाफेज। गजब पॉइंट, क्रोमोसोम नंबर डबल्स इन योर एनाफेज। अरे गजब सर, मजा ही आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ गया? ध्यान से, वैसे एनाफेज जाने के लिए एक चीज होता है दैट इज कॉल्ड एज एपीसी, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। नॉट ओनली दिस, एक एपीसी नाम का भी चीज होता है जो प्रोमोट करता है मेटाफेज से एनाफेज जाने में, ठीक है ना? रिप्रोडक्शन में ये चीज आएगा आपका 12th में। अब देखो, अर्ली एनाफेज, शॉर्टनिंग ऑफ व्हाट? स्पिंडल फाइबर, जिसके कारण ये जो है ये धीरे धीरे टुवर्ड्स द पोल जा रहा है, धीरे धीरे टुवर्ड्स द पोल जाना स्टार्ट होगा। तो जब खींचेगा, जब आप किसी को खींचोगे, सपोज करो ऐसा हूं मैं, लाइक दिस, मेरे को ऐसे रस्सी से बांध दिया, किसी ने जोर से खींचा, तो मैं कैसे जाऊंगा? ऐसे थोड़ी जाऊंगा, नो, आई विल गो लाइक दिस, माय हैंड विल बी बिहाइंड, पीछे की तरफ होगा हैंड। जैसे आपने देखा होगा वो कौन सा था, फ्लैश दौड़ता है, ऐसे 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 करके दौड़ता है, हाँ या ना? फिर डॉक्टर स्ट्रेंज देखे होगा आपने, ऐसे करके एकदम फट से मारता है तो किसी के पेट में ऐसे गया तो ऐसे जाता है, तो जिधर जाता है उसके ऑपोजिट साइड में हैंड जाता है। सेम होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को उधर पुल कर रहा है तो उसके जो आर्म्स है वो पीछे के साइड हो जाएगा बेटा। सो क्या बोलोगे? ये जो क्रोमोसोम्स है इनका आर्म्स कैसा है? आप बोलोगे इट इज ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब पीछे के साइड है आर्म्स। लेकिन क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो आगे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है सर। सो द सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द पोल while the arms they are trailing behind, पीछे के साइड है आर्म्स। the chromosome moves towards the pole, गजब पॉइंट, क्रोमोसोम पोल्स की तरफ मूव कर रहा है, but the arms they are behind। तो पूछा जा सकता है in anaphase the centromere towards the, आप बोलोगे पोल, the arms they are also going towards the pole but they are trailing behind, पीछे है as compared to the centromere। ओवरऑल क्रोमोसोम कहां जा रहा है? towards the pole जा रहा है।
इन एनाफेज। अरे गजब। ठीक है, देखो खींचा जा रहा है इस तरीके से, राइट। ठीक, ये जो फेज है यहां पर सबसे अच्छा होता है आपका शेप का स्टडी। सुनना क्यों, आपको शेप पता है, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब पढ़ा है आपको, अलग अलग शेप। शेप तभी दिख पाएगा जब दोनों आर्म्स क्लियरली विजिबल हो। आर्म्स विजिबल था, मॉर्फोलॉजी दिख रहा था हमें, कहां पर, इन मेटाफेज, बट आर्म्स कितना एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट है वो हमें पता चल रहा है इन एनाफेज। अरे गजब, समझ में आया आपको। सो सेंट्रोमियर स्प्लिट, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ एंड द सिस्टर क्रोमोटोम्स सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, कहां पर, इन एनाफेज। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स डबल, मतलब बोल देना सर प्लॉइडी इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्रोमेटिड्स, नाउ दे आर क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो गया उनका। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस फॉर्म द लीडिंग एज while the arms of the chromosome are trailing behind, पीछे है arms। और एक चीज मैंने आपको बताया था सेल डिवीजन, सेल वाले चैप्टर के अंदर, कि कभी भी आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम गिनना हो ना, आप ये आम वाम के चक्कर में मत पड़ना। आप क्या करना, आप सिंपली जो है सेंट्रोमियर को गिनना है। यहां देखो एक, यहां देखो दो, दो सेंट्रोमियर, यहां देखो एक, दो, तीन, चार, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोमेटिक आ जाएगा। गिन लो सेंट्रोमियर, आपके सामने आ जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। हो गया, और ये इसके साथ एनाफेज खत्म। अब आ जाओ बेटा टीलोफेज। टीलो मतलब होता है टर्मिनल, एंड, टीलोमियर, याद करो, टीलोमरेज, राइट। टीलो मतलब होता है टर्मिनल या एंड, ये एंड वाला फेज है सर। इस एंड फेज में क्या होता है, देखो लेट एनाफेज में पहुंच गया था ऑलमोस्ट, जैसे ही टीलोफेज आता है, ये देखना गजब कहानी, ये जो है ये धीरे धीरे सेल जो है साइड से पिचकना स्टार्ट होता है, मतलब विद द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स टू अपीयर, साइटोकाइनेसिस धीरे धीरे अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट हो गया, और जो एक्टिविटी प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा होता है आपकी टीलोफेज में। तो क्या बोलोगे, टीलोफेज कैन आल्सो बी कॉल्ड एज रिवर्स प्रोफेज। प्रोफेज का उल्टा होता है इन टीलोफेज, राइट। क्या क्या उल्टा हो रहा है सर, आप बोलोगे यहां पर देखना, ईयर जो है ये रीअपीयर हो गया, गोल्जी बॉडी जो है ये भी रीअपीयर हो गया। जो न्यू क्रोमोसोम्स था, वो जो न्यू क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स पे गया, उनका डिकंडेंसेशन हो गया, उनका डिकंडेंस होके वो देखो आप फाइबर बना दिया सर। मैंने बोला हाँ यार, ये देखो फाइबर, जो क्रोमोसोम्स था दे लूज देयर आइडेंटिटी। तो सवाल आ सकता है क्रोमोसोम्स लूज देयर आइडेंटिटी इन विच फेज ऑफ माइटोसिस, कह देना सर इन टीलोफेज। अब नंबर तो डबल हो गया था, नंबर डबल होने के बाद वो अपना आइडेंटिटी खो देता है, वो अब बना देता है बैक क्रोमेटिन फाइबर, वापस बना दिया क्या आपका क्रोमेटिन फाइबर। और उस क्रोमेटिन फाइबर को इंक्लोज करने के लिए ध्यान देना और देखना, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलना सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगा ईआर, गोल्जी बॉडी भी रीअपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तो वैसे बस ईआर लगा रहता है, बट मैं फ्लो में बोल रहा हूं, ईआर, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब चीज रीअपीयर हो जाता है। जो काम हुआ था प्रोफेज में उसका ठीक उल्टा हो रहा है, रिवर्स प्रोफेज बोल देना सर। क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, वो अपना पहचान खो देते हैं, कहां पर, टीलोफेज में, बिकॉज क्रोमोसोम्स डिकंडेंस्ड एंड नाउ फॉर्म क्रोमेटिन। अब क्या बना देता है क्रोमेटिन, न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म। न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया बेटा, आप बोलोगे रीअपीयर हो गया। आई बात समझ में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब रीअपीयर हो गया। शायद आपको यहां तक जो कहानी मैंने बताया कैरियोकाइनेसिस का समझ में आया होगा। एक बहुत क्विक रिवीजन करा रहा हूं आपके बैच में, सुनना ध्यान से। स्टार्ट करो आप किसके साथ, स्टार्ट करो आप विद प्रोफेज। सर जितना भी ऑर्गेनल था एक्सेप्ट सेंट्रियोल सब गायब, ओके सर। सेंट्रियोल धीरे धीरे ऑपोजिट साइड चला गया, ओके सर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया, ओके सर। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो गया टू फॉर्म क्रोमोसोम, ओके सर। मेटाफेज में आ जाओ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, क्रोमोसोम जो था उनके साथ अटैचमेंट हो गया किसका, स्पिंडल फाइबर का, ओके सर। जो क्रोमोसोम मतलब अलग तरीके से रैंडमली अरेंज था वो अब कहां आ गया, इन द प्लेन।
जो इमेजिनरी प्लेन इक्वेटर ऑफ द सेल आपने बोला वहां पर अरेंज हो गया, लाइन अप हो गया उनका, वो अपीयर हो गया इन द मेटाफेजिक प्लेट और द इक्वेटोरियल प्लेट, राइट। बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी, एम से मॉर्फोलॉजी, एम से मेटाफेज, ऐसे याद रख लेना, राइट। उसके बाद अब शॉर्टनिंग ऑफ क्या होगा, स्पिंडल फाइबर, जिसके कारण अब वो जो क्रोमोसोम्स था वो टूट गया, उसका सेंट्रोमियर टूट गया, सेंट्रोमियर का स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर का नंबर डबल, क्रोमोसोम का भी नंबर डबल, हाँ या ना। जब क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, क्या बोलोगे सर, प्लॉइडी इंक्रीज हो गया सेल का, अरे गजब, सेल का प्लॉइडी इंक्रीज हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब वो क्रोमोसोम जो है ऑपोजिट पोल्स की तरफ चला गया सर, अरे जोरदार सर, ऑपोजिट पोल्स की तरफ चला गया। अब क्या कहानी, अब कहानी में तो आया थोड़ा ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट सर, ऑपोजिट पोल्स में जाने के बाद अब जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा होता है, नाम कह दो, नाम कह दो, आप बोल देना सर टीलोफेज। टीलोफेज इसलिए बोला जाता है रिवर्स ऑफ प्रोफेज। शायद आपको पूरा आइडिया क्लियर हो गया। बेस, शेप, एनाफेज, मॉर्फोलॉजी, गजब गजब, मेटाफेज, सब कुछ याद हो गया। अब आ जाओ किस तरीके से सेल डिवाइड करेंगे वो देखते हैं, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद अब आ जाओ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज योर गजब साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को आप क्या बोलते हो, इट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुआ या उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। एंड ओवरऑल क्या बोलोगे कि सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया है, अब एक सेल से दो सेल बन चुका है। ये स्टार्ट कहां पर होता है, ये ऑलमोस्ट लेट एनाफेज से स्टार्ट हो जाता है। टीलोफेज में आपको ये विजिबल होना हो जाता है, विजिबली दिखना स्टार्ट हो जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। आपको दिखाया भी था जब मैं टीलोफेज पढ़ा रहा था तब। अब देखो ये दो तरीके से हो सकता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है बिटवीन एनिमल सेल एंड योर प्लांट सेल। क्या डिफरेंस है देखना, जो एनिमल सेल है बेटा उसके अंदर ये होता है बाय फरो या क्लीवेज मेथड। क्या है ये फरो, क्या है ये क्लीवेज मेथड, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इन प्लांट सेल ये होता है विद द हेल्प ऑफ सेल प्लेट मेथड। आ जाओ पहले एनिमल सेल का समझते हैं किस तरीके से होता है। ये देखो बेटा एनिमल सेल, देखो आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि दो न्यूक्लियस बन चुका है, मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है। कैरियोकाइनेसिस जब आप बोलोगे सर कंप्लीट हो गया है, अब आप देख सकते हो इस तरीके से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है एट द सेंटर और एट द इक्वेटर। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसी को नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। क्या नाम दिया मैंने, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। मैंने आपसे पूछा इस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का क्या फीचर है, मुझे समझा सकते हो आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल समझा सकता हूं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जो है ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना है, एक का नाम है एक्टिन, दूसरे का नाम है आपका मायोसिन। अच्छा सुनना ध्यान से, एक्टिन मायोसिन आपके मसल्स के अंदर भी मिलता है, जिसके वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स दोनों कर सकते हो। सो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। देखना ध्यान से, ये धीरे धीरे जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा, आप बोलोगे पेरीफेरी से सेंटर की तरफ मूव करेगा और इस तरीके से देखना ध्यान से फरो बन जाएगा, हाँ या ना। फरो मतलब एक टाइप का गड्ढा बन गया, ये देखो सर फरो बन गया, लाइक दिस फरो बन गया। तो ये फरो फॉर्मेशन हुआ क्यों, इट इज ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, हाँ या ना। इस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसमें कॉन्ट्रैक्शन, तो पेरीफेरी से लेके सेंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन, और ये बन गया आपका फरो, अरे गजब। और आपने क्या कह दिया कि साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल स्टार्ट हो चुका है, ये फरो कंप्लीट हो जाएगा और दो सेल बन जाएगा। आई बात समझ में। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि ये कैसा है, आप बोलोगे पेरीफेरी से सेंटर की तरफ हो रहा है, सर्कुलर मोशन में आपने सीखा था फिजिक्स में, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपीटल। दो था याद करो, सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। ये क्या होता है, सेंट्रीपीटल होता है, फ्रॉम द पेरीफेरी टू द सेंटर, सेंट्रीपीटल याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। देखो ये रहा प्लांट सेल, प्लांट सेल में यू कैन अप्रिशिएट व्हाट आई हैड मेड हियर, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेल वॉल, ये है आपका सेल वॉल, हाँ या ना। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर देखोगे इमीडिएटली अंदर तो आपको इस तरीके से दिखेगा, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, हाँ या ना, दिस इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन, राइट, बिल्कुल सही बात।
अब देखना ध्यान से, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, आप अप्रिशिएट करना, आप इस चीज को देखना ध्यान से, आपको जो समझाने जा रहा हूं क्या होता है बेटा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो ईआर है, जो गोल्जी बॉडीज है, वो यहाँ पर बीच में बिल्कुल सेंटर में आके जमा होना स्टार्ट हो जाता है। दीज आर द रेमिनेंट, रेमिनेंट मतलब बचा हुआ, मैंने क्या बोला, रेमिनेंट, रेमिनेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स, गोल्जी बॉडी एंड ईआर फ्रैगमेंट्स। हाँ या ना, ये कहां पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, आपने बोला सर सेंटर में डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ। सेंटर से अब ये धीरे धीरे पेरिफेरी की तरफ मूव करेगा और इस तरीके से बना देगा लाइक दिस। हाँ या ना, देखो ध्यान से, सेंटर के तरफ, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ मूव कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज मूविंग फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, मतलब ये कैसा है, इट इज सेंट्रीफ्यूगल। अरे गजब सर, सेंट्रीफ्यूगल, इट इज व्हाट, इट इज सेंट्रीफ्यूगल, राइट। और जब सेंटर से पेरिफेरी की तरफ मूव करेगा, यहां पर एक प्रोटीन का भी डिपोजिशन होगा, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज पेक्टिन प्रोटीन। सो विद द हेल्प ऑफ द रेमिनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, गोल्जी बॉडी, ईआर एंड आपका क्या फ्रैगमेंट्स, उसके साथ एंड आपका पेक्टिन, और ये जो मेथड है इट इज वर्किंग फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, तो बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल वे में होता है। और इसी तरीके से प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। हाँ या ना, समझ में आया होगा। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है लाइक दिस, and this structure is called as your cell plate. So in plant cells, cytokinesis takes place by cell plate formation, right? Done? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पे आ जाओ कि माइटोसिस का क्या तात्पर्य है या सिग्निफिकेंस है। ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्या, माइटोसिस। इन सेल रिपेयर, रिपेयर का मतलब जो ओल्ड सेल्स है उनको रिपेयर करने के लिए क्या होता है आपका, माइटोसिस। रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड के अंदर आपकी जो आरबीसीज है उनके रिप्लेसमेंट किस तरीके से होता है, बाय माइटोसिस। द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, स्किन का जो अपर लेयर होता है बेटा उसको आप नाम देते हो एपिडर्मिस। तो कभी आपका जो अपर लेयर है, देखते हो आप विंटर्स में अभी क्या होता है कि अपर लेयर जो श्रेड ऑफ होता है उसका रिप्लेसमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट, आप बोलोगे माइटोसिस। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट, गट मतलब आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके लाइनिंग के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो भी रिप्लेस होता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग मतलब कहीं पर आपको चोट लग गया तो उस जगह पे न्यू सेल्स बनाना का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है माइटोसिस का। मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, मतलब N अपॉन C जो रेशियो है, इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए कौन होता है, आप बोलोगे माइटोसिस इस रेशियो को मेंटेन करता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करता है। अब आ जाओ एक चीज, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, आपको समझाया था मैंने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज दैट काइंड ऑफ डिवीजन वेयर, देखो ध्यान से, ये रहा एक सेल, देखना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या हुआ, ये एक सेल था बेटा, उसके पास एक न्यूक्लियस था, इसने कैरियोकाइनेसिस किया, कैरियोकाइनेसिस के बाद इसके पास दो क्या बन गया आपका, वेरी गुड, न्यूक्लियस। कायदे से अब इसको साइटोकाइनेसिस करना था, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना था, बट इसने दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस किया, K2 नाम दे रहा हूं, तो इसको मैं क्या बुलाऊंगा, K1। दूसरी बार जब किया, देखो अब टोटल एक सेल के पास कितना हो गया, आप बोलोगे 4 न्यूक्लियस हो गया। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज FND। FND का मतलब हो जाता है आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दिस इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या FND, ठीक है ना। FND इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, इट इज रिजल्ट ऑफ मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस, बट द कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इसीलिए वहां पर यूजुअली शब्द लिखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट followed by cytokinesis, as a result of which multinucleated condition arises, and this is called as what, this is called as your free nuclear division। नेक्स्ट देखना एंडोमाइटोसिस, उसका मतलब क्या होता है, द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाता है बट न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता, इसी को आप नाम देते हो एंडोमाइटोसिस। इसके कारण क्या होता है बेटा, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस होता है। पॉलीप्लॉइडी मतलब क्यों होता है सर, अगर जैसे एक केमिकल है कॉल्सिशीन, देखो आगे लिखा है कॉल्सिशीन, ये कॉल्सिशीन जब आप डाल देते हो, लिलिएसी फैमिली का मेंबर होता है,
जब आप कॉल्सिशिन को डाल देते हो, ये स्पिंडल पॉइजन होता है, माइटोटिक पॉइजन होता है, जिसका क्या होता है, अरेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनने नहीं देता। तो आप पूछोगे सर जब स्पिंडल फाइबर बनेगा नहीं तब सेल किस तरीके से डिवाइड करेगा? स्पिंडल फाइबर ही तो होता है जो काइनेटोकोर्स के साथ जुड़ता है और क्रोमोसोम का मूवमेंट में हेल्प करता है। सर अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बना तो सेल कैसे होगा? बेटा एक चीज मैंने आपको इसलिए सिखाया था, दैट वाज कॉल्ड एज एपीसी, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अगर एपीसी आपके सेल में प्रेजेंट है तो कुछ भी हो जाए वो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, स्पिंडल फाइबर हो चाहे ना हो। तो स्पिंडल फाइबर का होना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इफ एपीसी इज देयर, एंड उसी के कारण जो होता है बेटा स्पिंडल फाइबर का ज्यादा रोल नहीं रहता व्हेन यू अप्लाई व्हाट, व्हेन यू अप्लाई कॉल्सिशिन। कॉल्सिशिन इज व्हाट, इट इज अ मेंबर ऑफ लिलिएसी फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है आपको, ठीक है। एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोमाइटोसिस। लास्ट आ जाओ डायरेक्ट सेल डिवीजन। सर व्हाट इज दिस डायरेक्ट सेल डिवीजन? सर देखना ध्यान से, दिस डायरेक्ट सेल डिवीजन कुछ नहीं होता बेटा, ये इसको दूसरा नाम दिया जाता है एमाइटोसिस, कुछ नहीं होता। सबसे पहला स्टेप होता है ये देखो सेल, प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, इन बैक्टीरियाज, प्रोकैरियोट्स, स्पोरोजोअन्स में, मतलब आपके पैरामेशियम के अंदर देखने को मिलेगा। सर ह्यूमन के अंदर देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कहां पर मिलता है देखना ध्यान से, इन ह्यूमंस आपका कॉन्ड्रोसाइट्स, मसल सेल्स में मिलता है ये, एंड इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में मिलता है ये, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट सेल डिवीजन या एमाइटोसिस। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमंस के अंदर मिलता है क्या? आप बोलोगे जी सर मिलता है, देखना कैसे। ये है डीएनए, सबसे पहला स्टेप देखना, डीएनए का क्या होता है? आप बोलोगे सर सबसे पहले डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए डुप्लीकेट्स, जैसे ही डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ 2 डीएनए बन गया। अब उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट सेल टूट जाता है, मतलब क्या बोलोगे, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर के तरफ मुड़ जाता है, क्या बोलोगे, सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन। और सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होकर 2 डॉटर सेल बना देता है, डायरेक्ट डिवीजन है। डीएनए डबल किया, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट किया और 2 डॉटर सेल बना दिया, खत्म कहानी, सेल सेपरेट बन गया। दिस इज कॉल्ड एज एमाइटोसिस, वेरी बेसिक। एंड एमाइटोसिस का दूसरा नाम भी होता है आपका डायरेक्ट सेल डिवीजन, वेरी बेसिक। लोअर ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में ये चीज देखने को नहीं मिलता। अब ये है एक समरी जो मैंने बनाया है सेल साइकिल का, पूरा इंटरफेस का समरी है, ठीक है ना। आप पूरा देख लेना अच्छे तरीके से, मैं साइड में हट जाता हूं, आपको एक एक चीज बता के रखा हूं, मैं सब चीजें बता के रखा हूं। मैक्सिमम ग्रोथ कहां पर होता है, जीवन में होता है। डीएनए डुप्लीकेट कहां होता है, आप बोलोगे एस फेज में होता है, कहा गया एस फेज, ये रहा एस फेज, डीएनए डुप्लीकेट, सब चीजें आपको यहाँ पर बता के रखा है। तो इसके साथ मेरे हिसाब से, मेरे एंड से शायद 1 घंटे के अंदर, हाँ 1 घंटे 7 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट हो गया है क्या, पूरा माइटोसिस वाला पार्ट। अब आ जाना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अपन पढ़ने जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज योर मियोसिस। तो माइटोसिस को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब आ जाओ, बारी है आपका मियोसिस। मियोसिस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मियोसिस। सो इन दोनों पर्सपेक्टिव से अपन देखते हैं व्हाट इज मियोसिस ऑल अबाउट। टर्म मियोसिस सबसे पहले फार्मर एंड मूर नाम के 2 साइंटिस्टों ने दिया था, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कोई नहीं पूछेगा, पहले स्टेट पीएमटी में पूछा जाता था इसलिए बोल दिया मैंने। इट रिजल्ट्स इन द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय हाफ एज कंपेयर्ड टू द पेरेंट सेल। ये उठ के आ जाएगा असर्शन में, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज योर रिडक्शनल डिवीजन। आ सकता है मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन असर्शन, और उसका रीजन ये है कि उसके अंदर, मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो रहता है वो हाफ हो जाता है। इट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स ओनली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ओनली इन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। मतलब अगर मैं ऑर्गन की बात करूं, मेल्स के अंदर टेस्टिस पे होगा, फीमेल्स के अंदर ओवरीज पे होगा, तो मतलब आप बोल सकते हो हर बॉडी के सेल्स के अंदर मियोसिस नहीं होता। इट टेक्स प्लेस ओनली इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ योर एंड माई बॉडी, राइट। इट प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड सेल्स। किस तरीके से होता है, जिसको फर्दर आगे जाके आप क्या नाम देते हो, गैमेट्स।
which are genetically different from each other and also from the parent और अपने आप से ये लोग क्या होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। किस तरीके से जेनेटिकली डिफरेंट होता है, क्यों होता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, सब चीज देखेंगे अपन धीरे धीरे करके। सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं किस तरीके से मियोसिस होता है। देखो ध्यान से, अगर मैं ये फीमेल पेरेंट की बात करूं, फीमेल से आया आपका एग या जिसको आपने नाम दे दिया ओवम, राइट। इसके पास कितना क्रोमोसोम है, आप बोलोगे 23 क्रोमोसोम्स आर देयर इन दिस एग और ओवम, राइट। मेल के पास है स्पर्म, दिस इज द स्पर्म एंड इट आल्सो हैज 23 क्रोमोसोम्स। सो 23 प्लस 23 मिल के बन गया आपका जाइगोट एंड इस जाइगोट के पास टोटल कितना क्रोमोसोम, आपसे मैंने पूछा, आपने बोला सर 46 क्रोमोसोम। 23 के पेयर में, 23 पेयर्स में 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, 23 के पेयर में 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, राइट। तो बताओ मुझे मेरे एक बॉडी के नॉर्मल सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम, आपने बोला 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, 23 जोड़े मतलब 23 पेयर्स। सो 23 पेयर्स में एक सेट आपके फीमेल पेरेंट से आता है हमेशा और एक सेट हमेशा आपके मेल पेरेंट से आता है। शायद बात आपके दिमाग के अंदर चमक गया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, किस तरीके से दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपके पास आया, मिलके बन गया 46 क्रोमोसोम, जिसको आपने बोल दिया जाइगोट। एंड जाइगोट इज आल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट सेल ऑफ योर माई, हम सब के जीवन का सबसे पहला सेल जाइगोट। आई बात समझ में। नेक्स्ट ये देखो बेटा, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट क्या है आखिरकार ये होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो, अगर मैं बोल रहा हूं ये जो एक क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम नंबर फॉर एग्जांपल 5th, दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर 5th, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 5th जो है उसके दो पेयर है। अब ये जो आया ये आता है आपके मेल पेरेंट से, ये आया सपोज करो आपके फीमेल पेरेंट से, ठीक। ये है आपके क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। दोज आर वेरी मच आइडेंटिकल बोथ इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकली बहुत हद तक सेम होते हैं, ठीक। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनके बीच में क्या हुआ, देखना ध्यान से। ये जो पार्ट था ब्लू वाला, ये पार्ट यहां जाके जुड़ गया, मतलब ये यहां जाके जुड़ा और ये यहां आके जुड़ा। इसी प्रोसेस को आप नाम देते हो क्रॉसिंग ओवर। दिस इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट, क्रॉसिंग ओवर। ये सेगमेंट यहां और ये सेगमेंट यहां, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रॉसिंग ओवर कहां हुआ, कैसे हुआ, वही अपन जानेंगे इन मियोसिस। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर, राइट, ठीक। क्रॉसिंग ओवर के बारे में आगे जाके अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये रहा यहां पर, ये क्या है बेटा, सब चीज देखेंगे, बट उसके पहले ये देख लेते, पहले थोड़ा सा ऑर्डर उल्टा नीचे हो गया, चलो ठीक है। ये बेटा क्या है, देखो ये और ये आपस में दे आर व्हाट, सिस्टर क्रोमैटिड्स। आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज क्रोमैटिड्स। इन दोनों को आपने क्या बोल दिया, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों भी आपस में क्या, सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन ये दोनों क्या आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है, आप बोलोगे नो सर, ये दोनों है, ये दोनों है, बट ये दोनों आपस में नहीं है। ग्रीन, ब्लू एंड रेड, दे आर नॉट सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो इनको आपने क्या नाम दे दिया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आई बात समझ में, ठीक। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो किन के बीच में हुआ, मैंने आपसे पूछा, आपने बोला क्रॉसिंग ओवर हुआ बिटवीन द आर्म्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में हुआ, आपने बोला नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हुआ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से होता है बेटा वेरिएशन, और वेरिएशन अल्टीमेटली लीड्स टू इवोल्यूशन। तो ये पूरा चीज जो है ये अपन समझेंगे, बट उसके पहले ये वाला देख लो। अब देखो ध्यान से किस तरीके से हो रहा है मियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखो सबसे पहले एक 2n नॉर्मल डिप्लॉयड सेल था। मैंने पूछा इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कंटेंट कितना है, आपने बोला 46। मैंने पूछा डीएनए कंटेंट कितना है, आपने बोला 2c। यहां से इनिशियली अपन चालू कर रहे हैं, दीज आर द गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक। यहां से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले होता है आपका मियोसिस 1, मियोसिस फर्स्ट। सबसे पहले हुआ आपका मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तब क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, बट डीएनए अमाउंट इज स्टिल सेम। तो क्या हमें समझ में आया कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर तो सर आधा हो जाता है, बट डीएनए अमाउंट क्या रहता है, सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ इन मियोसिस 1। मियोसिस 1 को ही अपन बोल सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अब देखो ध्यान से, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, मतलब 46 था, कितना हो गया 23 और 23। लेकिन डीएनए अमाउंट अभी भी सेम है। सर डीएनए अमाउंट क्यों सेम है, बिकॉज आपको पता है जब मियोसिस होता है, मियोसिस के पहले इंटरफेस तो होगा ही होगा, प्रिपरेटरी फेज होगा ही होगा, तब तो डीएनए अमाउंट डबल हो गया था।
जब प्रिपरेटरी फेज में डीएनए अमाउंट डबल हो गया तो दोनों जो गैमेट्स बना या दोनों जो डॉटर सेल्स बना उनके पास भी तो इक्वल इक्वल अमाउंट में मिलेगा ना। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसी वजह से जो है द डीएनए कंटेंट इन बोथ द गैमेट्स या इन बोथ द cells after meiosis 1 remains same like that of the parent cell। अब इसके बाद अपन क्या कराते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 में हम लोग क्रोमोसोम नंबर को नहीं छेड़ते, हम लोग डीएनए अमाउंट को हाफ कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर मियोसिस 2 के पहले तो इंटरफेज होगा, मैं बोलूंगा होगा, प्रिपरेटरी फेज होगा, लेकिन खास बात आपको बताओ उस प्रिपरेटरी फेज में डीएनए का सिंथेसिस या एस फेज नहीं होता। जब डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, जब एस फेज नहीं होगा, तो बताओ उसके जो डॉटर सेल होगा क्या उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज? यस, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट डीएनए कंटेंट सर देखना आधा आधा हो गया। अरे गजब, डीएनए कंटेंट आधा हो गया बट क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आया। मतलब कहीं ना कहीं क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये एक काइंड ऑफ इक्वेशनल डिवीजन है, बस यही पॉइंट है। मियोसिस 2 इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस सिंगल स्टेप नहीं है बेटा, मियोसिस हमेशा 2 स्टेप पे होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जिसमें मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है बिकॉज क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होता, सेम रहता है। आई बात समझ में? क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट द डीएनए कंटेंट्स बिकम्स हाफ। किस तरीके से होता है देखना, स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। ये एक सेल है, 46 क्रोमोसोम्स है, 2C डीएनए कंटेंट है, डन। देखो G1 आया, S आया, जैसे ही S आया डीएनए कंटेंट सॉरी क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज? आप बोलोगे नो सर। डीएनए कंटेंट कितना हो गया बेटा? 4C। 4C मतलब कितना हो गया? डबल। जब डीएनए कंटेंट डबल हो गया, G2 में आया, अब चलेगा प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट होता है एंड सबसे बड़ा होता है इन मियोसिस 1। इसको फर्दर आप 5 सब स्टेजेस में डिवाइड कर देते हो। मैंने क्या बोला? प्रोफेज 1 को आपने फर्दर और 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। याद करने का तरीका, ले जरा पेन दे दे, ले जरा पेन दे दे, ठीक। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, राइट। अब जैसे ही आपका प्रोफेज 1 आया, इट नाउ मूव्स इनटू मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के बाद आ जाता है आपका एनाफेज 1। अब जब एनाफेज 1 आता है तब आपको याद होगा एनाफेज 1 में सर क्या होता था? सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता था। लेकिन खास बात यहां पर है कि मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता। जब सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होगा तो बताओ क्या क्रोमोसोम नंबर डबल होगा? जो क्रोमोसोम नंबर 46 था क्या वो बढ़ेगा? द आंसर इज नो सर, नहीं बढ़ेगा। क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा, क्रोमोसोम नंबर सर सेम रहेगा। जब सेम रहेगा उसके बाद टीलोफेज 1 आया, 2 अलग अलग सेल हो गया, तो बताओ क्या ऑटोमेटिकली क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया? यस सर, आधा हो गया, क्योंकि आपने डबल किया ही नहीं। तो दोनों को 1/2 दे दो, मतलब जो 46 था उसके जगह आपने 23 दे दिया। लेकिन आपने डीएनए अमाउंट डबल किया था, इसलिए दोनों के पास अभी भी 2C आ गया जो पेरेंट सेल के पास था। हाँ या ना? राइट। अब ये चलता है, इट नाउ गोज इनटू द प्रिपरेटरी फेज अगेन। और इस प्रिपरेटरी फेज का खास बात यह है बिफोर मियोसिस 2 कि इस प्रिपरेटरी फेज में एस फेज नहीं होता। एस फेज था, आपने नाम दिया था इंटरफेज। एस फेज नहीं है, इसलिए आपने नाम दे दिया इंटरकाइनेसिस। गजब। काइनेसिस मतलब डिवीजन, 2 डिवीजन के बीच का फेज, इंटरकाइनेसिस। सर कौन से डिवीजन? ये आगे मियोसिस 2 और पहले मियोसिस 1, दोनों के बीच का, इसलिए इंटरकाइनेसिस नाम पड़ा इसका। इंटरकाइनेसिस का खास बात क्या है जो सवाल आता है? इंटरकाइनेसिस में डीएनए अमाउंट डबल नहीं होता। मैंने पूछा मियोसिस 1 के एनाफेज का क्या खास बात है? आप बोलोगे सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं होता। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। मियोसिस फर्स्ट में सर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है? यस सर होता है, बट डीएनए अमाउंट हाफ होता है क्या? नो सर, नहीं हो पाता। बट मियोसिस 2 में क्या क्रोमोसोम नंबर पे कोई चेंज? नो सर, बट डीएनए अमाउंट हाफ हो गया। तो हमने क्या किया? हमने बड़े स्मार्टली पहले क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया, फिर उसके बाद डीएनए अमाउंट को हाफ किया। कभी भी आप ये चीज एक सिंगल स्टेप में नहीं कर सकते हो। सो मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। अब इंटरकाइनेसिस के बाद क्या होगा बेटा? इंटरकाइनेसिस के बाद इट विल गो इनटू दिस मियोसिस 2 एंड मियोसिस 2 आपको बता रहा हूं इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब एग्जैक्टली सेम होगा। मियोसिस 2 का जो एम फेज है इट विल बी एग्जैक्टली सेम लाइक माइटोसिस।
मतलब एनाफेज में भी क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा? आप बोलोगे यस सर होगा। उसके कारण देखो स्टार्ट में कितना आया था, एक सेल, एक से कितना बना बेटा, दो सेल, दो सेल एंटर किया इनटू मियोसिस 2, उसके कारण बना 1 2 3 4 सेल। और ये जो 4 सेल बना चारों के चारों हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड क्यों सर? आपने डिप्लॉइड लिया था 2n = 46, सब में 23 23 23 23 क्रोमोसोम, नॉट इवन 23 क्रोमोसोम, ऑल्सो द डीएनए कंटेंट इज हाफ। आई बात समझ में? दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ मियोसिस। पूरा मियोसिस का एक कंप्लीट ओवरव्यू है ये। याद रख लेना, ये चार्ट आपका आधा क्वेश्चन हो जाएगा यहां से। बस ये इवेंट्स का थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, बाकी सब चीज मैंने यहां पर लिखा दिया आपको, ठीक है? डन डन, ये चीज पढ़ चुके थे अपन, किस तरीके से होता है सब चीज पढ़ चुके थे। अब एक कंक्लूजन, इन मियोसिस सेल डिवाइड्स 2 टाइम्स, न्यूक्लियर डिवीजन 2 टाइम्स, डीएनए रेप्लिकेशन 1 टाइम। ओनली इन, आपसे पूछे ओनली इन M1 मतलब मियोसिस 1। मियोसिस 1 के भी कौन से? नो, मियोसिस 1 में नहीं, इंटरफेज ज्यादा करेक्ट, ओनली इन इंटरफेज। सेंट्रोमियर स्प्लिट ओनली 1 टाइम, कब? इन एनाफेज 2। आई बात समझ में? समझ में आया? मैंने यहां पर पॉइंट लिखा, आपने ऑटोमेटिकली उसके आगे लिख दिया क्योंकि आप इतना कॉन्फिडेंट हो जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है? नेक्स्ट प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को आपने क्या किया, 5 सब स्टेजेस में और डिवाइड कर दिया। सबसे मोस्ट लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ मियोसिस है प्रोफेज 1। उसको फर्दर 5 स्टेजेस में आपने डिवाइड कर दिया बेटा। देखो ये देखो, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। याद करने का तरीका, ले जरा पेन दे दे, निमोनिक है, याद कर लेना, ले जरा पेन दे दे, इसी से हो जाएगा सारे। बस इसके इवेंट्स याद रखना, ठीक है ना? सबसे पहले आ जाओ लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या है सर? देखो ध्यान से, लेप्टोटीन में आपको क्लियरली दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियरली आपको दिख रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लियरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। जैसे ही लेप्टोटीन होता है धीरे धीरे आप देखोगे, ये देखना पहले इतना पास थे, कौन? दोनों सेंट्रियोल। अब जैसे ही आया थोड़ा और दूर चले गए, कौन? दोनों सेंट्रियोल। क्रोमोसोम, क्रोमैटिन मटेरियल का क्या हुआ? आप बोलोगे सर कंडेंसेशन हुआ, मतलब जो क्रोमैटिन मटेरियल था वो कंडेंस होके अब बना दिया इस तरीके से क्रोमोसोम्स, लाइक दिस। क्रोमोसोम बना दिया किसने? क्रोमैटिन मटेरियल ने। जो प्रोफेज 1 में हुआ था वैसे ही वैसे होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है बेटा। कैसे डिफरेंट है? देखो, ये होने के बाद ये एक साइड में आके सारे के सारे इस तरीके से लाइंड अप हो जाते हैं। मैंने क्या बोला? एक साइड में आके सारे के सारे क्रोमोसोम्स लाइंड अप हो जाते हैं। तो ये कैसा अपीयर होता है? जैसे आप गुलदस्ता देते हो ना, गुलदस्ता एक जगह से बंधा हुआ रहता है, फिर सारे रोजेस जो है इस तरीके से निकला रहता है, लाइक दिस। इसलिए इस स्टेज को बुके स्टेज भी बोल दिया जाता है। बुके जैसा दिखता है। क्रोमोसोम्स अपीयर लाइक बुके ऑफ फ्लावर्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बुके स्टेज ऑफ मियोसिस। बुके स्टेज के बारे में बात चले, आप बोल देना लेप्टोटीन। बोल दे कहां पर ये जो है सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू मूव अपार्ट, आप बोल देना लेप्टोटीन। देखो ध्यान से पॉइंट्स, इंटेंगल्ड क्रोमैटिन अनटेंगल हुआ, स्टार्ट्स टू कंडेंस, क्रोमोसोम अपीयर, सेंट्रियोल स्टार्ट्स मूविंग अपार्ट। क्या बोलोगे? क्रोमोसोम अपीयर लाइक bouquet of flower. Chromosome appear like bouquet of flower. That's why this stage is also called as bouquet stage. Next, गजब, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हो रहा है? देखो, जाइगोटीन में ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पास आ गए, होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आ गए, बहुत पास आ गए, और बहुत पास आके इस तरीके से अरेंज्ड हो गए। देखो ध्यान से, पास आ गए, मैंने थोड़ा जूम करके आपको दिखाया। ये बेटा है न्यूक्लियो पार्ट एंड दिस इज द प्रोटीनियस पार्ट, और इस चीज को बोला जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, अ न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। गजब, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये बेटा, एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है। पास आ गए कौन? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट? क्यों? उनके बीच में अब क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्या बोलोगे? जैसे ही दो क्रोमोसोम आपको दिखा, देखो दो क्रोमोसोम क्यों बोला आपने? आपने बोला सर देखो, एक सेंट्रोमियर दूसरा सेंट्रोमियर, दो क्रोमोसोम, एक सेंट्रोमियर दूसरा सेंट्रोमियर, दो क्रोमोसोम।
उनके क्रोमेटिड्स के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में कौन है? आप बोलोगे साइनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। इसको आपने क्या नाम दे दिया बेटा? इसको आपने बोल दिया बाइवेलेंट। जब क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में बोलोगे तब आप ये शब्द यूज करोगे बाइवेलेंट, 2 क्रोमोसोम। लेकिन आप जब क्रोमेटिड्स के शब्द पे बोलोगे, कितने क्रोमेटिड्स है? 1 2 3 4, टेट्राड, 4 क्रोमेटिड्स। सेम है, बाइवेलेंट एंड टेट्राड मीनिंग सेम है। बाइवेलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम, टेट्राड का मतलब 4 क्रोमेटिड्स, बाकी मीनिंग सेम है। 2 क्रोमोसोम बोले या 4 क्रोमेटिड्स बोलो, सेम है यहां पर। ठीक, पास आ गए। कौन सा स्टेज का नाम? जाइगोटिन। शायद आपको समझ में आया जाइगोटिन बहुत बेहतरीन तरीके से। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। सोच लो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आपका एक जगह पे बुके जैसा अपीयरेंस हुआ, लेप्टोटीन। फिर इस स्टेज को नाम दिया जाता है पेयर्ड थ्रेड्स, बिकॉज थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स क्या हो गया? अब पेयर्ड हो गया, पेयर्ड थ्रेड्स, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा जाइगोटिन में क्या देखा आपने? आप बोल दोगे सर जाइगोटिन में हमें दिखा कि वो लोग पेयर अप हो गया जैसे बैले डांस होता है ना, कपल्स पेयर अप हो जाते हैं, वैसे हो गए। अब देखो ध्यान से, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट्स क्रोमोसोम साइनेप्सिस is accompanied by the formation of a complex structure called as synaptonymal complex। synapsis शब्द का मतलब होता है बेटा पेयरिंग। पेयरिंग होने से पहले क्या बन जाएगा? synaptonymal complex। the formation of the complex formed by a pair of homologous chromosome is called as bivalent or tetrad। however these are more clearly visible at the next stage। ज्यादा अच्छे से दिखेगा अगले स्टेज में। synapsis occur, पेयरिंग occur हो जाएगा, पेयरिंग होता है। तो आपसे पूछा जाएगा पेयर्ड थ्रेड्स वाला कौन? आप बोलोगे जाइगोटिन। आपसे पूछा जाएगा साइनेप्सिस कहा? आप बोलोगे जाइगोटिन में, हाँ या ना। नेक्स्ट पिकाइटिन। पिकाइटिन में आप क्या होगा बेटा? प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर होगा। देखो ध्यान से, दिस इज द फेज जहां पर रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन दिस पिकाइटिन। समझ में आया आपको? रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। देखो ध्यान से, ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। उनके नॉन सिस्टर आर्म्स के बीच में क्या हो गया बेटा? क्रॉसिंग ओवर। और देखो, एक इधर से लग के इधर लग गया, इधर वाला लग के इधर लग गया, हो गया क्रॉसिंग ओवर। कौन से में हुआ? आप बोलोगे पिकाइटिन में हुआ। ये देखो क्रॉसिंग ओवर हो गया। और क्रॉसिंग ओवर जिस जिस जगह पे होता है वहां पर ऐसे एक शेप्ड एक स्ट्रक्चर दिखता है। देखो ध्यान से, ये देखो एक शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज कायाज्मेटा। माइक्रोस्कोप के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आपको कायाज्मेटा जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और वहां पर ऐसे नोड्यूल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको आपने नाम दे दिया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। जहां पर एक्चुअली रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जहां पर एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, दे आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, राइट। The first 2 stages of prophase 1 are relatively short-lived compared to Peckytin. During this stage, bivalent chromosomes now clearly appear as tetrads. Appearance of recombination nodules at the sites which crossing over occurs between non-sister chromatids of homologous chromosome. Crossing over is an enzyme-mediated process, and the enzyme involved is recombinase. Recombinase enzyme रहता है यहाँ पर, very important point. Next, diplotin. ले जरा पेन हो गया, अब दे पे आ जाओ। डिप्लोटिन। डिप्लोटिन क्या है सर? व्हाट इज डिप्लोटिन? आप बोलोगे सर डिप्लोटिन जब 2 थ्रेड्स दिखता है तब डिप्लोटिन। ये देखो 2 थ्रेड्स दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में रिकॉम्बिनेशन हो गया, अब दूर जाने लगा, कायाज्मेटा दिखना स्टार्ट हो गया। गजब। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टेन्यूमल कॉम्प्लेक्स। खत्म हो गया, जब खत्म हो गया, दूर जाने लगा, तब आप बोलोगे एक शेप स्ट्रक्चर, कायाज्मेटा इज सिन। In oocyte of some vertebrates, diplotin can last for years or months। ये ज्यादा चर्चा में नहीं ले रहा हूं, मेन क्लास में समझाया था मैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पॉइंट है ये। डायकाइनेसिस का मतलब है मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर चले जाना। क्या बोलोगे? डायकाइनेसिस, मूव थ्रू, दिस इज कॉल्ड एज डायकाइनेसिस। अब हो गया, देखो ध्यान से, यहां पर हो गया क्रॉसिंग ओवर, अब एक दूसरे से दूर जा रहे, डांस हो गया, अब दूर जा रहे, दिस इज कॉल्ड एज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायाज्मेटा। कायाज्मेटा खत्म हो गया, chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation। By the end of diakinesis, the nucleolus disappear and the nuclear envelope also breaks down। Diakinesis represents transition to metaphase। मतलब अब diakinesis जैसे ही हो जाता है, आप क्या बोलते हो? अब आ जाओ मेटाफेज में, अब मेटाफेज की बारी। सर गजब। Meiosis 1 involves ये सब, और ये चार्ट आपको आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ले जरा पेन दे दे, बुके स्टेज, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स वाला स्टेज या टू थ्रेड स्टेज, पेकाइटिन रिकॉम्बिनेशन होता है, डिप्लोटिन में कायस्मेटा दिखता है, टर्मिनाइलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा हो जाता है, दो थ्रेड अलग हो जाता है, कहां पर, डायकाइनेसिस में। ये हो गया बेटा। अब अपना टारगेट है ये वाला और ये वाला। इस वाले का स्पेशल बात, क्रोमोसोम स्प्लिट होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है? नो सर, नहीं होता। ये है मियोसिस 1 का, मेटाफेज 1। अब क्या होगा बेटा, वही मेटाफेजिक प्लेट में आ जाएगा, ये इस तरीके से रैंडमली अरेंज हो जाएगा। और इसी से मेंडल साहब का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है। इसी मेटाफेज 1 के बेसिस में उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो बिल्कुल गलत बोलूंगा। क्यों सर? क्योंकि उनको सेल का कोई नॉलेज ही नहीं था जब उन्होंने अपना काम किया था। ठीक है, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे विस्तार से, अभी थोड़ा रुक जाओ। The microtubules from the opposite poles of the spindle attached to the pair of homologous chromosome। ये देखो स्पिंडल से अटैच हो गया, ठीक। The bivalent chromosome align on the equatorial plate, अटैच हो गया, अलाइन हो गया। अब ये अब धीरे से कॉन्ट्रैक्शन होगा एनाफेज 1 में। The homologous chromosome separate while the sister chromatids remain associated with their what? With their centromere। देखो ध्यान से, ये रहा सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हो रहा है क्या सर? नहीं हो रहा है, ये अलग अलग जा रहे हैं। कौन? सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोल रहा हूं, होमोलोगस क्रोमोसोम। समझो, क्रॉसिंग ओवर हुआ, अब ये आके यहां पर हो गए, अरेंज हो गया, कहां पर? मेटाफिजिक प्लेट पे। अब इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली ये क्या जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, जो होमोलोगस थे वो दूर दूर चले गए, व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड विद सेंट्रोमियर। मतलब आप बोल देना सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं होता सर, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग नहीं होता यहां पर। गजब पॉइंट। नेक्स्ट, टेलोफेज 1, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एपियर, गोल्जी बॉडी एपियर, न्यूक्लियस एनवेलप वापस एपियर हो गए अलग, और रैंडमली चले गए, इंडिपेंडेंटली चले गए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज द डायड ऑफ सेल्स। दो सेल्स, न्यूक्लियोलस रीअपियर, सब कुछ है, ठीक। Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus। मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक्सटेंडेड जो स्पेस था इंटरफेज न्यूक्लियस का, वहां तक नहीं पहुंच पाता। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इंटरकाइनेसिस, गैप बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। शॉर्ट लिव्ड होता है, यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट होता है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। प्रिपरेशन ऑफ मियोसिस 2 होता है, इट इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, मच सिंपल प्रोफेज देन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 से बहुत ज्यादा सिंपल होता है आपका प्रोफेज 2। मियोसिस 2 is initiated immediately after cytokinesis before the chromosomes fully elongate। In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles normal mitosis। normal mitosis जैसे ही होता है। ये देखो बेटा, meiosis 2 प्रोफेज, ये देखो मेटाफेज, सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं, जैसे माइटोसिस होता था वैसे होता था। गौर करना, जब एनाफेज आएगा स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग बिल्कुल होगा। अब सर स्प्लिटिंग हो जाएगा एनाफेज में, बिल्कुल हो जाएगा स्प्लिटिंग, ठीक है, ठीक है। टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, देखो टोटल लास्ट में 4 टोटल सेल मिल गया आपको। ये है पूरा कहानी बेटा। सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको बता दिया, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच स्पीसीज होता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, ताकि किसी स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर ना बदल जाए। ये कौन इंश्योर करता है? आपका मियोसिस। इट इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये रीजन है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के वजह से जो है वेरिएशंस आता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर के वजह से वेरिएशंस आता है। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब वेरिएशंस। ये मियोसिस का कंपैरिजन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एनाफेज इन माइटोसिस एंड मियोसिस तीनों का अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल बेटा। सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड एज, प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सीडीके प्रोटीन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये एक्टिवेट तब होता है जब साइक्लिन प्रोटीन जुड़ जाता है विद सीडीके एंजाइम एंड इट बिकम्स एक्टिव। देखो ध्यान से, 3 अलग अलग चेक पॉइंट्स होता है। पहला चेक पॉइंट जो होता है बेटा वो गैप 1 और एस के बीच में होता है, इसको बोला जाता है फर्स्ट चेक पॉइंट। यहां पर चेक किया जाता है कि सेल का प्रॉपर साइज है कि नहीं, सेल के पास इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स है कि नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं, ताकि आगे सेल डिवीजन प्रोसीड हो पाए। कोई डीएनए डैमेज तो नहीं है। अगर डीएनए डैमेज है उसी को ही आप डुप्लीकेट कर दोगे तो दिक्कत या महादिक्कत, आप बोलोगे सर महादिक्कत।
नेक्स्ट सेकंड चेक पॉइंट में क्या किया जाता है, G2 और M के बीच में होता है बेटा, ये देखो G2 और पूरा M के बीच में है, दिस इज द होल M फेज। यहां पर क्या चेक किया जाता है कि डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ, कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर्ली हुआ कि नहीं, ये चीज इंश्योर किया गया। उसके बाद जो थर्ड चेक पॉइंट आता है वो मेटाफेज और एनाफेज के बीच में आता है। यहां पर क्या चेक किया जाता है कि स्पिंडल फाइबर प्रॉपर्ली काइनेटिको से अटैच हुआ है कि नहीं। जैसे ही सब चीज चेक कर लिया जाता है उसके बाद एपीसी को एक्टिवेट कर दिया जाता है। नॉट इन केस ऑफ इंडोमाइटोसिस, इंडोमाइटोसिस में चेक नहीं किया जाता थर्ड चेक पॉइंट, इसी वजह से कोल्चिसिन पॉइजनिंग होता है जब इंडोमाइटोसिस आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हो, ठीक है। तो ये सब चीज अलग अलग चेक पॉइंट्स होता है इन योर सेल साइकिल, नोट्स में लिख लेना बस, ठीक। दो क्वेश्चन है बेटा, सुनना ध्यान से, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस पे। कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज, क्या माइटोसिस हो सकता है आप बिना डबल किए हुए डीएनए को? द आंसर इज नो सर, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। माइटोसिस जब भी आप करोगे उसके लिए डीएनए डबल होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर क्वेश्चन सुनना, कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन, मतलब सर डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है विदाउट द सेल डिवाइडिंग? बिल्कुल हो सकता है, अभी तो पढ़ाया था, एक था देखो कैरियोकाइनेसिस हुआ, देखो ध्यान से, दो बना, फिर वापस कैरियोकाइनेसिस हुआ, क्या सेल डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, लेकिन क्या डीएनए डबल हो रहा है? हो रहा है सर। डीएनए तो कैरियोकाइनेसिस तो चल रहा है सर, साइटोकाइनेसिस भले ही नहीं हो रहा है। सो ये चीज पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। सो दोनों चीज बहुत अच्छे से देखना, इन दोनों से क्वेश्चन आ सकता है इस बार, मेरे को लगता है पर्सनली आ सकता है बहुत अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, शब्दों पे उलझा देगा बच्चों को। विद दिस मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कराया है आपका। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि कोई भी क्वेश्चन बैंक हो वहां से आप क्वेश्चंस उठाओ और सॉल्व करो। मेरा गारंटी है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से इस वन शॉट वीडियो को यूटिलाइज करोगे तो। अगर आप मेरे मेन लेक्चर देखे हो तो दिस इज अ परफेक्ट टूल फॉर अ वेरी क्विक रिवीजन बिफोर योर एग्जाम्स। आपको सब चीजें जहां जहां इंपॉर्टेंट है वहां वहां मैं स्ट्रेस करके बता दिया हूं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपके स्कूल के एग्जाम में कोई भी आंसर फ्रेम करने में। चाहे नीट का बात करो, नीट में भी आपका सारे क्वेश्चंस हो जाएगा, गारंटी है मेरा, पीवाईक्यू उठा के देख लेना। With this, thank you so much. Stay connected, live happy, and all the best for your upcoming examinations.